एपिसोड 71 दोनों तुम्हें पसंद है। अखन मून को लेकर पहले कपूर इंडस्ट्रीज आया। क्यों कि मून कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ से ही उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उसे कपूर इंडस्ट्रीज तो आना ही था। अखन उसे ड्रॉप करने आया था, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था मून को अकेले छोड़ने का। वो मून को बता भी नहीं सकता था कि आहिल के इरादे क्या है और मून को आहिल के पास अकेला छोड़ भी नहीं सकता था। लेकिन गाड़ी में बैठी मून अखंड की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं जानती हूँ मिस्टर सिंघानिया आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहा ना कि मैं पूरा ख्याल रखूंगी अपना, और मैं आहिल को भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगी और वो बहुत समझदार है। जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया तो देखना वो सच में खुश होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है चांद, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और तुम पर ट्रस्ट नहीं करूंगा तो और किस पर करूंगा, लेकिन तुम जानती हो ना यहाँ पर चांद नहीं, चांद को किसी और के पास देखकर मेरा दिल जलता है। मून उसकी बात पर मुस्कुराए और बोली, आप और आपकी ये बातें। अखंड मुस्कुराते हुए बोला, दोनों तुम्हें पसंद है। उसका जवाब सुनकर मून की मुस्कुराहट थोड़ी लंबी हो गई। अखंड उसके हाथ को अब पूरी तरह से अपने हाथ में थाम कर बोला, अच्छा ठीक है अब जाओ, वरना मैं तुम्हें जान भी नहीं दूंगा और वापस फार्म हाउस ले जाऊंगा। मून ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा हाँ में हिलाया और गाड़ी से बाहर निकल गई। नर्वसनेस तो उसे भी फील हो रही थी, लेकिन उसे काम भी तो करना था। अखंड कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा जब तक वो लिफ्ट के अंदर नहीं चली गई। अगले ही पल उसने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और अपने आदमी को फोन किया। सामने से जैसे ही उसके आदमी ने कॉल रिसीव किया, अखंड ने तुरंत पूछा, कहाँ है वो आदमी झट से बोला, अभी तो फिलहाल फार्म हाउस पर ही है, और वो नर्स जो इतने दिनों से उसके फार्म हाउस के अंदर है अभी तक उसका भी कोई ठिकाना पता नहीं चला, ना ही वो बाहर आई है और ना ही कोई उससे मिलने अंदर गया है और पता चला है कि। ये बोलते बोलते वो रुक गया। अखंड तुरंत बोल, क्या पता चला है? वो आदमी एक गहरी सांस लेकर बोला, और पता चला है कि आहिल ने अपने फार्म हाउस से सारे सर्वेंट बाहर निकाल दिए हैं। फार्म हाउस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आहिल और वो नर्स मौजूद है। बाहर गार्ड्स दरवाजे पर है, लेकिन उन्हें भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। अपने आदमी की बात सुनकर अखंड की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। भला आहिल ने सर्वेंट को बाहर क्यों निकाल दिया होगा, और वो नर्स जो आहिल का ट्रीटमेंट करने के लिए गई थी वो वापस नहीं आई। इस बात का मतलब तो अखंड समझ सकता था कि शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए होंगे, लेकिन ऐसा भी क्या कि एक भी बार वो वापस बाहर ना आए या फिर कोई उससे मिलने ना जाए। वो कुछ सोचते हुए बोला, लगता है इस आहिल से मिलने जाना पड़ेगा। उसका आदमी तुरंत बोला, मुझे नहीं लगता सर, मुझे लगता है हमें वेट करना चाहिए। पहले उसे बाहर आने दीजिए, देखते हैं आखिर बात क्या है, उसके बाद आप चले जाएगा और मुझे आपसे एक और बात करनी थी। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बताओ क्या कहना है। आजकल उसकी मुस्कुराहट भी उसके कंट्रोल से बाहर होने लगी थी, बात बात पर निकल जाती थी। शायद ये उसकी चांद का असर था। वो आदमी थोड़ा हिचकिचा कर बोला, सर वो मुझे पता चला कि आपका हॉट। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड बोला, फालतू की बकवास मत करना जिसे सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट ना हो। वो आदमी बोला, सॉरी सर, लेकिन मुझे लगता है आपको अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा देना चाहिए। अब तो आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, बहुत जल्दी आहिल और रिद्धि का चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। रिद्धि के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्दी उसके बारे में भी सब पता चल जाएगा। तब तो आप अपनी जिंदगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। उसका आदमी बस अपने फोन की तरफ देखता ही रह गया। सिर्फ एक वही था जिसे अखंड के बारे में पता था, क्योंकि वो अखंड के ऐसे काम करता था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता था। इसी दौरान उस आदमी को अखंड की बीमारी के बारे में भी पता चल गया था। अखंड ने अपने फोन की तरफ देखा और फिर सामने उस जगह की तरफ देखने लगा जहां से मून गई थी। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मुझे मेरी चांद का प्यार मिल गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बेशक से मेरी चांद ने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता, और मेरे गुनाहों की सज़ा यही है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। लोग जब घिनौना जुर्म करते हैं तो उन्हें भी तो फांसी की सज़ा होती है, ना खुद को मौत की सज़ा में खुद दूंगा। बस सुकून इस बात का होगा कि मैं अपनी चांद का प्यार महसूस करके मरूंगा। इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरी चांद का प्यार मेरे साथ जाएगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थी। अगले ही पल उसने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी अब कपूर फार्म हाउस की तरफ चल पड़ी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद अखंड कपूर फार्म हाउस के बाहर पहुंचा और उसकी गाड़ी फार्म हाउस के अंदर जाने लगी, लेकिन गार्ड्स ने दरवाजा नहीं खोला।
अखन ने हॉर्न बजाए तो एक गार्ड तुरंत उसकी तरफ आया और बोला, सॉरी सर, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुल सकता। आहिल सर ने साफ कहा है कि कोई भी फार्म हाउस के अंदर नहीं आना चाहिए। अखन की हैरानी अब और भी ज्यादा बढ़ गई। भला ऐसा भी किया जो आहिल किसी को फार्म हाउस के अंदर भी नहीं आने देना चाहता। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वैसे अंदर जाना चाहूं तो किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे रोक दे, लेकिन फिलहाल मेरा इरादा बदल गया है। ये बोलते हुए उसने गाड़ी पीछे ली और तुरंत वहां से चला गया। अब वो सामने से उसे फार्म हाउस में नहीं जाना चाहता था, बल्कि इस तरह से जाना चाहता था कि आहिल को पता ही ना चले और अखंड इस बात का पता लगा पाए कि आखिर उस फार्म हाउस में चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ मून कंपनी के अंदर आए और सीधा आहिल के केबिन की तरफ बढ़ गई। वो यही सोच रही थी कि आहिल ऑफिस आया होगा, लेकिन जब उसने केबिन का दरवाजा खोला तो उसे आहिल कहीं नजर नहीं आया। वो तुरंत केबिन से बाहर आए और आहिल की पर्सनल असिस्टेंट की तरफ बढ़ गई। मोनिका, जो आहिल की पर्सनल असिस्टेंट थी, वो मून को देखते ही अपनी जगह पर उठकर खड़ी हुई। मून उसकी तरफ देखते हुए बोली, आहिल कहाँ है, वो ऑफिस नहीं आया क्या? मोनिका तुरंत बोली, आहिल सर तो पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आए हैं। ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है जो उनके बिना नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं किया, और जब कॉल रिसीव किया तो ये कहकर डिस्कनेक्ट कर दिया कि हम लोग उन्हें डिस्टर्ब ना करें, वो बिजी है। मोनिका की बात सुनकर मून हैरान थी कि आहिल ऐसे कैसे अपने काम को इग्नोर कर सकता था, और ऐसा भी क्या बिजी होना कि वो काम पर ध्यान देना दे। तभी उसे लगा कि शायद उसकी वजह से ही तो ये सब नहीं हो रहा। अब उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था और वो कपूर फार्म हाउस जाने का सोच रही थी। मून को ये रियलाइज भी हो चुका था कि आहिल ने उसे बर्थडे विश तक नहीं की, जब कि आहिल जानता था कि आज उसका बर्थडे है। ऐसे में अब वो समझ चुकी थी कि आहिल उससे बहुत ज्यादा नाराज है। मोनिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मैम आप आहिल सर से बात कीजिए ना, क्योंकि कल के इवेंट में भी उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ऐसे में तो बहुत लॉस होगा कंपनी को अगर वो कल के इवेंट में नहीं शामिल होंगे तो। मून उसकी बात सुनकर तुरंत बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं आहिल से बात करूंगी। मैं बस अभी थोड़ी देर में उनके पास जाऊंगी तो उन्हें समझाऊंगी, वो कल के इवेंट में जरूर शामिल होंगे। मोनिका उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और मून अब अपने केबिन की तरफ आई। उसे कुछ काम देखना था, जिसके बाद वो सीधा कपूर मैंशन ही जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ अखंड मून के बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहा था। हालांकि उसने कल रात को ही केक कट किया था, लेकिन आज रात वो मून को और भी ज्यादा स्पेशल फील करवाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ मून अपना काम कर रही थी और लगभग से 2-3 घंटे बीत चुके थे। जितना काम जरूरी था उसने वो कर लिया था, बाकी का काम अब बाद में करने वाली थी, क्योंकि पहले वो कपूर मैंशन जाने वाली थी ताकि आहिल से जान सके कि आखिर वो कंपनी में क्यों नहीं आ रहा। उसने खुद से भी आहिल को कॉल किया, लेकिन अनिल ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। उसे लग रहा था कि शायद आहिल गुस्सा है, इसीलिए उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा, और वो उसे मनाने के लिए अब कैब करके कपूर मैंशन के लिए निकल चुकी थी। जैसे ही उसकी कैब कपूर मैंशन के बाहर आकर रुकी, मून दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। गार्डों ने उसे देखा, लेकिन वो जानते थे कि मून का तो कपूर मैंशन में आना जाना लगा रहता है, इसलिए वो न ही उसे मना कर पा रहे थे और न ही उसे अंदर जाने की इजाजत दे पा रहे थे। तभी मून अंदर की तरफ बढ़ने लगी। गॉड्स उसे रोकते हुए बोले, आप अंदर मत जाए मैम साहब। मून ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और बोली, क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जाऊंगी, और आप ऐसे मुझे रोक नहीं सकते, साइड हटिए यहाँ से। ये बोलकर उसने दरवाजा पूरा खोला और अंदर की तरफ चली गई। गॉड्स भी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मून कपूर मैंशन के अंदर आ चुकी थी और अंदर आते ही उसे अजीब सी आवाज आ रही थी, किसी की दर्द से कर्राने की और बिलक बिलक कर रोने की। उन आवाजों को सुनकर मून का दिल कांपने लगा। एपिसोड 72 में इंसान नहीं हैवान हूँ। कपूर मैंशन। जैसे ही मून अंदर की तरफ आई, अंदर आते ही उसका दिल कांपने लगा, क्योंकि उसे सामने आहिल के कमरे से बहुत अजीब आवाज आ रही थी, और वो आवाजें किसी लड़की के रोने की थी, उसके बिलकने की थी, दर्द में करने की थी। उन आवाजों को सुनकर मून ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था। वो धीमे धीमे कदमों से अंदर की तरफ आए, और जैसे ही उसने हल्का सा दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने शीतल बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और आहिल उसके ऊपर झुका हुआ था और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। शीतल दर्द से तड़प रही थी और रोती बोल रही थी, छोड़ दो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। तुम कितने दिनों से मेरे साथ ये सब कर रहे हो? आहिल प्लीज मुझे छोड़ दो।
शीतल का वो रोना सुनकर मून की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आहिल का जो रूप वो देख रही थी वो उसने कभी नहीं सोचा था, और आहिल ने शीतल की बात सुनकर अब गुस्से से उसकी तरफ देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ते हुए बोला, रोना बंद कर वरना इतना रुलाऊंगा कि रोने लायक भी नहीं रहेगी। तू चुपचाप मुझे बर्दाश्त कर। वो तू ही थी ना जो खुद मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अब क्या हुआ? अब चुपचाप मुझे बर्दाश्त कर वरना। उसकी बात सुनते हुए शीतल बस रोए जा रही थी और एक बार फिर से दर्द से कर्राने लगी, और जैसे जैसे वो दर्द से कर्राती आहिल उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता और शीतल को समझ नहीं आता कि वो रोई या फिर क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था शायद उसके लिए मरना आसान होगा, लेकिन ये जिंदगी जो वो पिछले कुछ दिनों से जी रही है वो उसके लिए मौत से भी ज्यादा बुरी है। मून को जो झटका लगा उसके बाद वो कुछ पल के लिए तो एकदम ब्लैंक हो चुकी थी। ना वो कुछ सोच पा रही थी और ना वो कुछ बोल पा रही थी। वो इस हालत में नहीं थी कि रूम के अंदर जाए, क्योंकि आहिल इस वक्त जिस पोजीशन में था वो उसके सामने नहीं जा सकती थी, और शीतल को देखते हुए वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। उसे शीतल को बचाना था। शीतल का कर्राना सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक झटके से वो पीछे की तरफ हुई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो खुद से बोली, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था आहिल आप ऐसे होंगे, किसी के साथ इस तरह से जबरदस्ती। छी, मुझे तो घृणा आ रही है अब आपसे। मुझे कुछ करना होगा, मुझे इस लड़की को बचाना होगा। पर कैसे? ये बोलते हुए अचानक उसके दिमाग में अखंड का ख्याल आया। उसने तुरंत अपने पास से अपना फोन निकाला और अखंड को कॉल करने लगी, लेकिन वो यहाँ पर अखंड से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए तुरंत आगे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी साइड में रखे हुए टेबल पर उसका हाथ लगा और वहां पर रखा हुआ कांच का वास नीचे जमीन पर गिर गया। जैसे ही वास गिरा और कांच टूटने की आवाज आई, अंदर कमरे में हैवान बना हुआ आहिल एकदम से चौंक गया, क्योंकि उसने फार्म हाउस के सारे सर्वेंट को वहां से भगा दिया था। तो फिर वो आवाज कैसे आई? उसने तुरंत खुद को शीतल से अलग किया और जल्दी से अपनी पेट का बटन बंद करते हुए बाहर की तरफ आया, और बाहर आते ही उसकी नज़र मून पर गई जो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथों में अभी भी उसका फोन था जिसे उसने अखंड को फोन मिलाया हुआ था। आहिल उसकी तरफ देखते हुए बोला, शाइन तुम यहाँ पर। मून उसकी आवाज सुनकर एकदम से रुक गई और उसने पलटकर आहिल की तरफ देखा। उसने जल्दी से अपना फोन वापस अपने बैग में डाल दिया था जो उसके हाथ में ही लटक रहा था। आहिल को देखते हुए उसका चेहरा डर से कांप रहा था। आहिल उसकी तरफ आया और बोला, तुम यहाँ पर आए और मुझसे मिले बिना जा रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो साइन? ये बोलते हुए वो मून की तरफ बढ़ रहा था। मून उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास मत आना। आहिल उसकी बात सुनकर समझ चुका था कि उसने वो सब देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसके चेहरे पर अब डेविल स्माइल आ चुकी थी। वही मून उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। आहिल उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, इम्पॉर्टेंट काम तो होते रहेंगे शाइन, पहले जो काम तुम करने के लिए यहाँ पर आई थी वो काम तो कर लो। तुम यहाँ मुझसे मिलने आई थी ना, मुझसे मुलाकात किए बिना अब भला तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? उसकी बात सुनकर मून का डर अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वही फोन पर अखंड जो मून के बोलने का इंतजार कर रहा था, जब उसने आहिल की आवाज सुनी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो समझ चुका था कि मून कपूर मेंशन गई है। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि अभी तक उसने आहिल की सच्चाई मून को बताई क्यों नहीं, पर वो आहिल की सच्चाई मून को बता भी कैसे सकता था जब उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं थे। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और अपने केबिन से बाहर निकला। उसने फोन डिस्कनेक्ट नहीं किया था बल्कि अपने कान से ही लगा रखा था। मून आहिल की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई मुलाकात नहीं करनी। आहिल हंसा और बोला, लेकिन मुझे तो करनी है। उसकी वो हंसी देखकर मून गुस्से से बोली, तुम बहुत घटिया हो आहिल, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे निकलोगे। आहिल मुस्कुराया और बोला, मतलब तुम सब कुछ देख चुकी हो? मून गुस्से से बोली, हाँ मैंने सब कुछ देख लिया है, और वो सब देखने के बाद अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। छोड़ो उस लड़की को जिसके साथ तुम जबरदस्ती कर रहे थे, वरना मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। अभी इसी वक्त उसे अपने चंगुल से आज़ाद करो। आहिल उसकी बात सुनकर हंसने लगा। वो उसके बिल्कुल करीब आया और अगले ही पल उसने अपनी उंगलियां मून के गाल पर रखी। मून एकदम से कांप उठी। आज तक आहिल जब भी उसे हाथ लगाता था तो उसे कभी बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब तो जैसे उसे उसका छूना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उसे जोर से धक्का देते हुए बोली, मेरे करीब मत आओ। आहिल ने अगले ही पल उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी कलाई को पकड़ लिया और मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। मून की दर्द से आह निकल गई। आहिल गुस्से से कांपते हुए बोला,
मैंने तुम्हें हाथ क्या लगाया, तुम तो गुस्सा करने लगी शाइन। पहले तो कभी ऐसी गुस्सा नहीं होती थी। मैं जब जब तुम्हारे करीब आता था तब तक बड़ा मजा आता था। तुम्हें क्या हुआ, अब मेरा छूना तुम्हें गंदा क्यों लगने लगा? अब समझ आया, जब वो अखंड सिंघानिया जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी डिजायर्स पूरी कर देता है, जो तुम्हारी फिजिकल नीड पूरी कर देता है, अब मेरा छूना तुम्हें कहाँ ही पसंद आएगा। पर एक वक्त था ना जब उस अखंड सिंघानिया से तुम्हें नफरत थी और अब तुम ये नफरत मुझसे करने लगी। मून गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, अपनी गंदी जुबान से उनका नाम मत लो। वो बेशक से कैसे भी हो, लेकिन वो तुम्हारी तरह घटिया और गिरे हुए नहीं है। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया अपनी गलतफहमी के चलते किया, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो कोई गलतफहमी नहीं बल्कि घिनौना पाप है, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आहिल हंसा और बोला, कौन देगा मुझे सजा? तुम पहले तुम खुद को तो मेरे चंगुल से आज़ाद कर लो। ये बोलते हुए उसने अब उसकी कलाई को एक बार फिर से मरोड़ दिया तो मून की दर्द से चीख निकल गई। उस चीख को सुनकर गाड़ी ड्राइव कर रहे अखंड ने जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा। उसकी मून उस घटिया इंसान के पास है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, जो सबसे बड़ी वजह थी उसके और उसकी मून के बीच आई दूरियों की, और जो अब इंसान से हैवान बन चुका था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड अब और भी ज्यादा तेज कर दी। मून गुस्से से आहिल की तरफ देखते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ। आहिल व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, हाथ क्यों छोड़ना, अब तो और बहुत कुछ होगा। कहा था तुमसे शादी कर लो मुझसे, लेकिन तुमने मुझसे शादी नहीं की। मुझे छोड़कर तुम उस अखंड सिंघानिया के पास चली गई। अब तुम्हें इस गलती की सजा तो मिलनी चाहिए ना शाइन, और इस गलती की सजा अब मैं तुम्हें दूंगा, ऐसी सजा जो तुम पूरी जिंदगी नहीं भूलोगी। ये बोलकर उसने अगले ही पल मून को अपने कंधे पर उठा लिया। मून जोरों से अपने हाथ उसकी पीठ पर मारने लगी। वो लगातार चिल्लाई जा रही थी। अखंड ने जब आहिल की बात सुनी तो गुस्से से उसकी नसें फटने को हो गई थी। वो बस जल्दी से जल्दी अपनी मून के पास पहुंचाना चाहता था। आहिल ने मून का पर्स उसके हाथ से लिया और वही नीचे जमीन पर फेंक दिया। मून गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे आहिल, वरना मिस्टर सिंघानिया छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, वो तुम्हें जिंदा जमीन में दफना देंगे। आहिल हंसते हुए बोला, उस अखंड सिंघानिया को जब तक कुछ पता चलेगा तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा शाइन। ये बोलते हुए वो उसे दूसरे कमरे में लेकर गया। वही शीतल अपने हाथ पैरों को खोलने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथों पैरों पर काफी जख्म पहले से ही थे, जो बता रहे थे कि उसके साथ जो हो रहा है वो पहले भी होता आ रहा है। तभी तो उसके हाथों पैरों पर इतने गहरे जख्म थे जो अभी तक सूखे भी नहीं थे, और आहिल ने उन जख्मों पर और जख्म देना शुरू कर दिया था। किसी तरह उसने अपना एक हाथ खोल लिया था और अब उस हाथ से दूसरे हाथ को खोलने की कोशिश कर रही थी। उसका जब दूसरा हाथ खुला तो उसने राहत की एक सांस ली। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि बिस्तर से उठ सके। उसका पूरा बदन दर्द से तड़प रहा था। आहिल उसके साथ हैवानियत की हर हद पार कर रहा था और वो बस दर्द से तड़पती उसकी उस हैवानियत को देख रही थी। किसी तरह उसने हिम्मत की और हल्का सा ऊपर की तरफ उठी, लेकिन एक बार फिर से उसकी बॉडी ने जवाब दिया और वो वापस बिस्तर पर लेट गई। गहरी गहरी सांस लेने के बाद उसने एक बार फिर से हिम्मत की और इस बार वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और जल्दी से अपने पैरों को खोलने लगी। जिस तरह से आहिल बाहर बातें कर रहा था, वो समझ चुकी थी कि जरूर बाहर मून आई है। वो खुद को तो बर्बाद होने से नहीं रोक पाए, लेकिन वो मून के साथ वो सब नहीं होने देना चाहती थी जो आहिल ने उसके साथ किया, क्योंकि एक बार आहिल शुरू हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। उसकी हैवानियत इस कदर बढ़ती थी कि राक्षस भी उसके सामने शर्मा जाए। उसने जल्दी से अपने पैरों को खोला और बिस्तर से उठी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, खून उसके जख्मों से रिसने लगा था, लेकिन उसने अपनी परवाह नहीं की और रूम से बाहर आई। लेकिन तब तक आहिल मून को अपने कंधे पर उठाकर दूसरे रूम की तरफ लेकर बढ़ चुका था। वो जल्दी से उस रूम की तरफ आई और दरवाजा खटखटाने लगी। वो चलते हुए बोली, आहिल छोड़ दो मून को, जो तुमने मेरे साथ किया वो मून के साथ मत करो। तुम बहुत घटिया हो, तुम्हें तो इंसान कहना भी इंसानियत के खिलाफ होगा। अगर तुमने मून के साथ कुछ भी गलत किया ना तो अखंड सिंघानिया छोड़ेगा नहीं तुम्हें। मत करो ये गुनाह, तुमने जो मेरे साथ किया उसकी माफ़ी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन अगर तुमने मून के साथ कुछ गलत किया तो सज़ा तो भगवान देगा और भगवान की सज़ा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो लगातार बोले जा रही थी, लेकिन अंदर आहिल को उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने मून को बेड पर पटक दिया था और उसके करीब बने लगा था। मून गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे हाथ भी मत लगाना, बहुत पछताओगे तुम। आहिल तुम इतनी घटिया निकलोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तुम्हें क्या समझती रही और तुम क्या निकले। अगर मुझे पता होता ना
कि तुम इंसान नहीं हैवान हो तो मैं बहुत पहले तुम्हें छोड़कर चली जाती। आहिल उसकी बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इंसान नहीं हैवान हूँ? मैंने तो तुम्हें कभी पता चलने ही नहीं दिया। तुम्हें पता है सिर्फ तुम मेरे इस रूप से अनजान नहीं थी, तुम और भी बहुत बातों से अनजान हो। रिद्धि सिद्धि को तो तुम जानती होगी ना, तुम्हें पता है वो बहुत भोली और मासूम थी। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम पर अपना दिल हार गया और मुझे कोई चाहिए था जो तुम्हें मेरे करीब ला सके, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि अखंड सिंघानिया की नज़र तुम पर है। वो दीवाना है तुम्हारा, तुम्हारे लिए ऑब्सेसिव है। अब अखंड सिंघानिया को तुमसे दूर करना था तो कोई तो चाहिए था ना मुझे जो अखंड सिंघानिया के पास रहकर उसके खिलाफ होने का काम करे। उसकी बात सुनकर मून हैरान रह गई। उसे रिद्धि और इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता? उसे अब सिद्धि की बातें याद आ रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर आहिल हंसा और बोला, मुझे लगता है तुम्हें रिद्धि और सिद्धि के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन तुम वो नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। उसकी बात सुनकर अब मून के होश उड़ गए। आहिल अब पीछे जाकर सोफे पर बैठा और बोला, ये कहानी शुरू हुई तब जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और तुम पर अपना दिल हार गया। तुम्हारे बारे में पता लगाया तो पता चला कि अखंड सिंघानिया तुम पर नजर रखता है, तुम्हारी हर हरकत को नोटिस करता है। तुम सांस भी लेती हो तो उस पर अखंड सिंघानिया की नज़र होती है। अब अखंड सिंघानिया को हराना सामने से तो शायद उस वक्त मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने अपना दिमाग चलाया, अपने भाई का इस्तेमाल किया। वो भाई जो तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता था, साहिल कपूर, तो याद होगा ना तुम्हें? उसकी बात सुनकर मून की आंखें फटी की फटी रह गई। वो भला उस इंसान को कैसे भूल सकती थी जिससे वो एक वक्त पर हद से ज्यादा परेशान थी, जिसने पूरे कॉलेज की लड़कियों के नाक में दम कर रखा था। वो साहिल कपूर एकदम बिगड़ा हुआ और घटिया लड़का था, वो जो लड़कियों को इंसान नहीं कोई चीज समझता था और बस उन्हें इस्तेमाल करना जानता था। मून हैरानी से आहिल की तरफ देख रही थी और आहिल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर रही थी। एपिसोड 73, जान को खतरा, कपूर मेंशन। जब आहिल ने साहिल का जिक्र किया तो मून हैरान रह गई। वो साहिल को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। साहिल कपूर ये नाम वो कभी भूल ही नहीं सकती थी, क्योंकि इस नाम से वो भी एक वक्त पर बहुत ज़्यादा परेशान थी। साहिल कॉलेज की सभी लड़कियों को हद से ज़्यादा परेशान करता था और उन लड़कियों में मून भी शामिल थी। जब साहिल अचानक से ही उसके सामने आ जाया करता और उसे इधर उधर छूने की कोशिश करने लगता, लेकिन जब भी साहिल उसके साथ कोई घटिया हरकत करता था तो अगले ही दिन उसका हाथ पैर टूटा मिलता, जैसे कोई उसे उन कर्मों की सजा दे रहा हो जो वो कॉलेज में मून के साथ करता। बाकी सारी लड़कियों के साथ अगर वो कोई हरकत करता था तो उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल रहता। उसकी इन हरकतों पर आहिल समझ चुका था कि जरूर मून पर किसी की नज़र है और वो शख्स कोई और नहीं अखंड सिंघानिया ही है। अखंड मून पर तो पूरी नज़र रखता था, लेकिन उसने रिद्धि और सिद्धि पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता, लेकिन रिद्धि हद से ज़्यादा चालाक थी, इसीलिए वो कैसे ना कैसे अखंड को चकमा दे ही देती थी। मून हैरानी से आहिल की तरफ देख रही थी। आहिल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें याद है साहिल तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था, लेकिन तुम्हें साहिल से नफरत थी। साहिल कोई और नहीं मेरा भाई था, साहिल कपूर, और वो तुम्हारे करीब पता है क्यों आता था? ऐसा मत सोचना कि उसे तुम में कोई इंटरेस्ट था। उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसका भाई पागल है तुम्हारे लिए, तो वो भला तुम्हारे करीब आने की गुस्ताखी कैसे कर सकता था? लेकिन उसे किसी को दिखाना था कि उसके और तुम्हारे बीच बहुत कुछ है। वो लड़की कोई और नहीं रिद्धि थी, अखंड सिंघानिया की बहन रिद्धि सिंघानिया। मून एकदम हैरान रह गई थी। हालांकि सिद्धि ने उसे सच्चाई बता दी थी, लेकिन उसने उसे उस लड़के का नाम नहीं बताया था और वो लड़का आहिल का भाई होगा ऐसा तो मून ने सपनों में भी इमेजिन नहीं किया था। आहिल हंसते हुए बोला, उस दिन रिद्धि ने प्रपोज किया था मेरे भाई को, लेकिन मेरे भाई ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट मार दिया। रिद्धि चाहती थी कि मेरा भाई उससे शादी करे, लेकिन साहिल ने तो उसे पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट कर दिया था, उसे जलील कर दिया था, जिससे रिद्धि तुमसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी और तुमसे नफरत के चलते उसने तुम्हें बर्बाद करने का सोच लिया। तब उसे पता चला कि अखंड तुमसे प्यार करता है और तुम्हें अपना बनाना चाहता है। अखंड को तुम्हारे खिलाफ करने के लिए उसने अपनी ही बहन को जिंदा जला दिया और इल्जाम तुम पर लगा दिया। अब तुम ही सोचो, एक भाई जो अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे पता चले कि उसकी एक बहन को इस लड़की ने जिंदा जलाया है जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसे कैसे फील होगा? सिद्धि जिसमें अखंड की जान बसती थी, उसे तुमने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की है। ये जानकर अखंड के दिल पर क्या अखंड होगी? तुम भी तो अपने मॉम डैड से प्यार करती हो ना। अगर कोई तुम्हारे मॉम डैड को
जिंदा जलाए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मून गुस्से से गरजते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ भी कहा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। उसका गुस्सा देखकर आहिल हंसा और बोला, बस अखंड को भी तुम पर इसी तरह से गुस्सा आया था और उस गुस्से का फायदा होने वाला था मुझे, क्योंकि वो तुम्हें टॉर्चर करने वाला था और उस टॉर्चर से मैं तुम्हें बचाने वाला था। सोचा तो था कि मैं तुम्हारी लाइफ में हीरो बनकर एंट्री करूंगा, लेकिन तुम्हारी तो लाइफ ही शॉर्ट निकली। तुमने तो अखंड के सामने हार ही मान ली और सुसाइड करने के लिए निकल गई। पर वो मौका भी मेरे लिए बहुत बढ़िया था। मैंने तुम्हें बचाया और अपने साथ स्कॉटलैंड ले गया। उसकी बात सुनकर मून की आंखों से आंसू दोबारा बरसने लगे थे। वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो आहिल को अच्छा समझती रही। ये सोचती रही कि आहिल ने सच में उसकी जान बचाई, लेकिन आहिल जैसा धोखेबाज और घटिया इंसान उसने सच में नहीं देखा था। अखंड ने जो किया उसके पीछे तो एक कारण था, उसका उसकी बहनों के लिए प्यार, लेकिन जो आहिल ने किया उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका घटियापन था। वो आहिल की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें सच में बहुत अच्छा समझा था आहिल। जब तुमने मेरी जान बचाई थी तो उस वक्त मेरा इंसानियत पर भरोसा उठ चुका था, लेकिन जब तुमने मुझे बचाया तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं दुनिया को जितना गलत समझ रही हूँ ये दुनिया इतनी भी गलत नहीं है। मैं इंसानियत पर फिर से यकीन करने लगी थी, लेकिन आज एक बार फिर से मेरा वो भरोसा टूट गया। मैंने मिस्टर सिंघानिया को गलत समझा, उनसे हमेशा नफरत करती रही, लेकिन वो नफरत के लायक नहीं थे, उन्हें प्यार चाहिए था। वो प्यार जो उन्हें उनकी गलतफहमी से दूर करे, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ स्कॉटलैंड रह रही थी। अगर मैं कभी इंडिया वापस नहीं आती तो अब तक तो शायद मैं तुमसे शादी कर चुकी होती और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठती। आहिल गुस्से से बोला, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हें अपने साथ स्कॉटलैंड तो ले गया, लेकिन तुम एक नंबर की बेवकूफ़ निकली। अखंड ने तुम्हें इतना टॉर्चर किया फिर भी तुम उससे प्यार करती रही। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था तो तुम दूर भाग जाती थी। जैसे पता नहीं अखंड को कितना बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारे करीब भी आ गया तो। मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहा था। इनफैक्ट शादी नहीं, तुम्हारे साथ सुहागरात बनाने के लिए मरे जा रहा था, लेकिन तुम तो अखंड के इंतजार में थी, हमेशा अखंड में बिजी रहती थी। अखंड क्या कर रहा होगा और क्या नहीं, अखंड की लाइफ में क्या चल रहा होगा और क्या नहीं, ये सब तुम इंटरनेट से पता करती रहती थी ना। उसकी बात सुनकर मून हैरान रह गई। मतलब आहिल उस पर नजर भी रखता था। जब भी मून को अखंड की याद आती थी तो वो हमेशा जानने की कोशिश करती थी कि अखंड की लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता था क्योंकि अखंड ने खुद को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर लिया था। उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, ना ही वो ढंग से अपने ऑफिस में आता था और ना ही कभी किसी से मिलता था। आहिल गुस्से से बोला, तुम्हारी इन हरकतों पर मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आता था। मन तो करता था कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि पता था मुझे कि एक न एक दिन तो तुम मेरी हो ही जाओगी। लेकिन उस दिन तुमने इंडिया आने की बात करके ही मेरा मूड खराब कर दिया। मन तो कर रहा था कि तुम्हें जबरदस्ती बिस्तर पर ले जाओ और तुम्हारे साथ जो करना चाहता हूँ करूँ, लेकिन उस टाइम भी मैंने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि तुम्हें अपना असली रूप नहीं दिखाना चाहता था मैं। पर अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। ये बोलकर आहिल तुरंत अपनी जगह से उठा और मून के करीब आने लगा। मून पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन तब तक आहिल उसके करीब आ चुका था और उसने मून को कसकर उसके बालों से झगड़ लिया था। आहिल उसके चेहरे पर झुका और बोला, लेकिन अब बहुत हुआ इंतजार। अब मैं कोई इंतजार नहीं करूंगा, अब तुम्हें मेरा होना ही होगा। बेशक से तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, लेकिन अब मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। ये बोलते हुए वो मून को उसके चेहरे से लेकर उसकी गर्दन और फिर उसके सीने की तरफ देख रहा था। मून गुस्से से कहाँ पर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उसने खुद को आहिल से छुड़ाने के लिए अपना चेहरा इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन वो जितना खुद को आहिल से दूर करने की कोशिश करती, आहिल उतना ही ज्यादा उस पर झुकता जाता है। और अचानक ही आहिल ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर चक दिया और बोला, मुझे हवा दिखा रही है, मेरे सामने नखरे दिखा रही है। साली पहले 3 साल मेरे साथ रही, मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दिया, लेकिन वो अखंड सिंघानिया, वो तो जब तेरे पास आता था तो बड़ा फूलों की तरह खिल जाती थी, और अब मैं हाथ लग रहा हूं तो तुझे काट लग रहा है, कांटे चुभ रहे हैं। उसके थप्पड़ की वजह से उसकी उंगलियों के निशान मून के गाल पर छप चुके थे। उसने अपने दोनों हाथ आहिल के सीने पर रखे हुए थे और उसे खुद से धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आहिल अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। मून को आहिल से हद से ज्यादा नफरत हो रही थी, वो किसी तरह बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, अगर मेरे मिस्टर सिंघानिया को पता चला ना तुम्हारी हरकत के बारे में तो वो तुम्हें जिंदा जमीन में दफना देंगे।
तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ करके तुम बच जाओगे? जरूर उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता लग गया होगा, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे नहीं होने दी, वरना वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते। जब से मैं आई हूँ तब से वो बदल गए हैं। वो अब मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं देते, लेकिन शायद तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक बार फिर से अपनी बीवी बनाया ताकि मैं तुम्हारी इस हैवानियत को ना देखूं। आहिल मुस्कुराया और बोला, उस वक्त तो उसने तुमसे शादी करके तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? ये बोलते हुए आहिल ने जोर से मून को पीछे की तरफ धक्का दिया तो मून सीधा बिस्तर पर गिरी। वो तुरंत वहां से उठने लगी, लेकिन आहिल ने उसका पैर पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। मून की जोरों से चीख निकल गई। आहिल ने उसके थाई पार्ट पर अपना हाथ रखा और उसके ऊपर झुकने लगा। मून अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी। वो कुछ चीज ढूंढ रही थी जिससे वो आहिल पे वार कर सके, लेकिन वहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। आहिल उसकी गर्दन के पास आया और बेहद बेशर्मी भरे एक्सप्रेशन के साथ बोला, अब तो तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा, अब तो मैं तुम्हें पूरी तरह से फिल करूंगा। शाइन, मुझसे लड़ाई मत करो और ना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश करो, तो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। इतना प्यार दूंगा तुम्हें, इतना सेटिस्फाई करूंगा तुम्हें कि तुम उस अखंड सिंघानिया को भूल जाओगी और बस मेरा नाम लोगी। ये बोलकर वो मून की गर्दन पर झुका। मून को उससे घायल हो रही थी। तभी अचानक से दरवाजा खोलने की आवाज आए और मून ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। सामने अखंड खड़ा था, जो गुस्से से कांप रहा था। दरवाजा सिर्फ खुला नहीं था, बल्कि टूटकर नीचे गिर चुका था। मून बिलख कर रो पड़ी और उसे रोते हुए देखकर अखंड का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। आहिल भी अखंड की तरफ देख रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे डिस्टर्ब किया। ये बोलकर वो तुरंत अखंड की तरफ बढ़ गया। उसने अखंड का गिरेबान पकड़ा, लेकिन इससे आगे वो कुछ करता उससे पहले ही अखंड ने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ दिया और बोला, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू अखंड सिंघानिया की बीवी को हाथ लगाएगा। ये बोलकर अब उसने आहिल के संभलने से पहले ही उसे उसके गर्दन से पकड़ लिया था और पीछे दीवार से लगा दिया था। मून खुद तुरंत बिस्तर से उठी और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जो सदमा आज उसे लगा था वो बर्दाश्त करना ही उसके लिए आसान नहीं था। जिस इंसान पर वो इतना ट्रस्ट करती थी, वो इतना बड़ा हैवान निकलेगा, ये बात वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी। अखंड ने आहिल की गर्दन को नहीं छोड़ा, लेकिन एक के बाद एक पांच आहिल के चेहरे पर चढ़ने लगा। वो आहिल को बोलने का भी मौका नहीं दे रहा था और संभलने का भी मौका नहीं दे रहा था। आहिल उसे पीछे की तरफ धकेलने लगा। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता तेरी सच्चाई क्या है? तेरी सच्चाई तो मैं बहुत पहले ही जान चुका था, लेकिन मुझे इंतजार उस दिन का था जब मेरे पास तेरी सच्चाई का प्रूफ हो, ताकि मैं अपनी मून के सामने तेरा ये घिनौना चेहरा ला सकूं। लेकिन आज तूने खुद ही मेरा काम आसान कर दिया। ये बोलकर उसने एक झटके से आहिल को छोड़ा। आहिल गहरी गहरी सांस लेते हुए नीचे की तरफ गिरा। अखंड ने एक जोरदार लात आहिल को मारी तो आहिल अब जमीन पर पूरी तरह से लेट गया। मून रोते हुए अखंड के पास आए और उसके सीने पर अपना सिर रखकर पूरी तरह से उसके सीने से लगते हुए बोली, ये बहुत घटिया इंसान है मिस्टर सिंघानिया, बहुत घटिया। इसकी वजह से ही आप मुझसे नफरत करते थे। आपको पता है इसी ने हमारी सिद्धि को जलाया था। उसके मुंह से हमारी सिद्धि सुनकर अखंड हैरान हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मून ये सब कुछ जानती है। मून रोते हुए बोली, उस दिन बताया था मुझे सिद्धि ने कि आप क्यों मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। पर आज मैंने खुद इसका घटिया चेहरा देख लिया और मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं इस इंसान पर यकीन कर रही थी। इसकी वजह से तो आपने मुझसे नफरत की, मुझे टॉर्चर किया, वरना आप तो मुझसे कभी नफरत करते ही नहीं थे। आपको तो गलतफहमी हुई थी मिस्टर सिंघानिया, आप तो मुझसे प्यार करते थे ना? उसकी बात सुनते हुए अखंड की आंखों में हल्की नमी तैर गई। उसने मून की पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, चुप हो जाओ मून, ऐसे नहीं रोते। आज तो मेरी मून का बर्थडे है ना, अपने बर्थडे वाले दिन मेरी मून रोए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मून रोते हुए बोली, मुझे रोने दीजिए मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि मेरी गलती है। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। आपको पता है मैंने सोचा था कि मैं आपकी नफरत का कारण पता लगाऊंगी और आपकी नफरत दूर करूंगी, लेकिन मैं हार गई थी। उस वक्त पर मुझे लगा आप कभी मुझे प्यार नहीं करेंगे, हमेशा मुझसे नफरत करते रहेंगे, और जब हमारा बेबी मुझसे दूर हुआ तो मैं और भी ज़्यादा टूट गई थी। अखंड ने उसे खुद से अलग किया और बोला, उस गुनाह के लिए मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकता चांद, लेकिन वो मजबूरी थी मेरी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम वो प्रेगनेंसी रखते तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। उसकी बात सुनकर मून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी अचानक से अखंड की नज़र पीछे गिरे आहिल पर गई और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई।
एपिसोड 74। तुम्हें कैसे अपने साथ ले जाऊं चांद। कपूर मेंशन। अखंड और मून आपस में बातें कर रहे थे। अखंड उसे बता रहा था कि उसने बेबी को अबॉर्ट क्यों करवाया था, लेकिन तभी उसकी नजरें सामने जमीन पर गिरे आहिल पर गई, जो ऊपर की तरफ उठ चुका था और उसके हाथों में गन थी। वो गन वहां पता नहीं कहां से आई, शायद आहिल के पास पहले से ही वो गन थी। वो अपनी गन को मून की तरफ पॉइंट करके खड़ा था और ट्रिगर पर उसने उंगली रख रखी थी। अखंड की आंखें बड़ी हो गई जैसे ही मून ने अखंड की तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशंस को देखकर वो तुरंत बोली, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया। जैसे ही उसने कहा, अखंड ने अचानक से ही उसे गोल घुमाया और अगले ही पल जो गोली मून की पीठ पर लगनी थी वो सीधा अखंड के कंधे पर लगी। मून की आंखें बड़ी हो गई। अखंड के कंधे पर लगी हुई गोली देखकर वो एकदम शॉक्ड हो गई थी। अपनी जगह पर वो सुन्न खड़ी रह गई और अखंड अगले ही पल अब आहिल की तरफ आया। उसने आहिल के दोबारा गोली चलाने से पहले उसके हाथों से वो गन ली और उसके हाथों पर फायर कर दिया। आहिल दर्द से चिल्लाया। अखंड ने अपने कंधे पर अपना हाथ रख लिया था, उसे बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। मून जल्दी से उसके पास आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या हो गया मिस्टर सिंघानिया। अब आपको गोली लग गई, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। कितना कितना खून बह रहा है आपके कंधे से। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। आहिल गुस्से से कांप रहा था, उसके हाथ पर भी खून बह रहा था, लेकिन मून को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो बस अखंड की तरफ देख रही थी। इस बात पर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वहीं अखंड ने मून के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम फिक्र मत करो। जरा सी चोट है, बस जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बोलते हुए वो दर्द से हल्का हल्का कराह रहा था। मून तुरंत बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर सिंघानिया। आपको गोली लगी है, कुछ चोट नहीं जो ऐसे ठीक हो जाएगी। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे काफी सारे लोग एक साथ कपूर मेंशन में एंटर किए हो। अखंड ने अपने होठों को हल्का सा दबा रखा था। तभी इंस्पेक्टर वहां पर आए और अखंड की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर सिंघानिया आप ठीक तो हैं ना। अखंड ने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया और आहिल की तरफ इशारा किया, तो इंस्पेक्टर की नजर अब आहिल पर गई। वहां पर पुलिस को देखकर आहिल के होश उड़ चुके थे। उसने नहीं सोचा था कि अखंड ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा। अखंड को जब मून का फोन आया था और उसने आहिल और मून की सारी बातें सुनी थी, तभी उसने अपने दूसरे फोन से पुलिस को फोन कर दिया था ताकि जल्दी से जल्दी पुलिस भी वहां पर पहुंच सके। पुलिस ने अब जल्दी से आहिल को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। वो अखंड की तरफ देखते हुए बोले, आपको हॉस्पिटल चलना होगा मिस्टर सिंघानिया। आपको गोली लगी है, सर्जरी होगी। अखंड तुरंत बोला, आप आहिल को लेकर यहाँ से जाए, मैं बाकी देख लूंगा। इंस्पेक्टर ने जल्दी से पूछा, आर यू श्योर सर। मुझे लगता है आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए मिस्टर सिंघानिया, प्लीज आप हमारे साथ चलिए, हम आपको खुद हॉस्पिटल। अखंड गुस्से से बोला, मैंने कहा ना आप लोग जाए यहाँ से। उसका गुस्सा देखकर मून हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अखंड हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहता था। इंस्पेक्टर आहिल को गिरफ्तार करके वहां से लेकर जाने लगे। आहिल गुस्से से गरजते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस पुलिस के हवाले करके तुम मुझसे बच जाओगे अखंड सिंघानिया। बिल्कुल भी नहीं, ये प्लान तो मैंने बहुत पहले बनाया था और इसे मैं पूरा करके ही रहूंगा। तुम्हारी इस चांद को तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा, बेशक से फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। अखंड ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर इंस्पेक्टर को इशारा किया, तो इंस्पेक्टर लगभग से घसीटते हुए उसे वहां से ले गए। उनके जाने के बाद मून अखंड की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी मिस्टर सिंघानिया, आप चलिए मेरे साथ, हमें हॉस्पिटल जाना है। ये बोलते हुए उसने अखंड का हाथ पकड़ लिया था और उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगी थी। अखंड उसे रोकते हुए बोला, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है चांद, तुम फिक्र मत करो। मैंने कहा ना, गोली सिर्फ छूकर निकली है, अंदर नहीं गई। तुम एक काम करो, तुम उस लड़की को संभालो। ये बोलते हुए उसने बाहर की तरफ इशारा किया तो मून को अब जाकर शीतल का ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल वो एक बार फिर से बोली, बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती मिस्टर सिंघानिया। अखंड मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे इस हालत में नहीं छोड़ सकती चांद, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन इतना भी समझो कि मैं ये सब चीज़ हैंडल कर सकता हूँ। मैं अपनी मरहम पट्टी करवा लूंगा। तुम प्लीज शीतल को संभालो, उसे तुम्हारी जरूरत है। हम उसे किसी और को नहीं सौंप सकते हैं, उसकी हालत सच में बहुत ज़्यादा खराब है। आई प्रॉमिस, मैं अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाऊंगा और तुम्हारे पास जल्दी आऊंगा। मून रोते हुए बोली, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी मिस्टर सिंघानिया। अखंड तुरंत बोला, तुम्हें मेरी कसम चांद, मैंने कहा ना तुम जाओ शीतल के पास, मैं
मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा। मून उसकी कसम का जिक्र सुनकर अब कुछ बोल ही नहीं पाए। उसकी आंखों से बस आंसू बरस रहे थे और वो उन आंसुओं को साफ करते हुए तुरंत रूम से बाहर चली गई। अखन ने खुद को दीवार से लगाया और हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट भी तकलीफ भरी थी। वो खुद से बोला, तुम्हें कैसे अपने साथ ले जाऊं चांद? अगर हॉस्पिटल में तुम्हें पता चल गया कि मुझे। ये बोलते हुए वो चुप हो चुका था। वो अपनी बीमारी के बारे में मून को नहीं बताना चाहता था और उसे डर लग रहा था कि कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर या फिर नर्स मून के सामने कुछ कह न दे, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो अब बाहर की तरफ आया। उसने अपने आदमी को फोन कर दिया था और वो जल्द से जल्द मून और शीतल के पास लेडी स्टाफ को भेजने वाले थे, ताकि शीतल को अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाए और उन दोनों को प्रोटेक्ट किया जाए। अखन खुद गाड़ी में बैठा और उसने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। अखन की आंखें खुली थी, वो अभी तक बेहोश नहीं हुआ था और उसने डॉक्टर से बोल दिया था कि वो बेहोश नहीं होना चाहिए। बेशक से जितना भी दर्द हो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसे बेहोश नहीं करना है। वो डॉक्टर पर भी यकीन नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, आपको अपनी बीमारी के बारे में अपनी फैमिली को बता देना चाहिए मिस्टर सिंघानिया। आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी जिंदगी आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। अखन तुरंत बोला, तुम्हें जितना कहा तुम उतना करो। कंधे का ट्रीटमेंट करवाने आया हूं, ना करो और चलते बनो। मेरे दिल की बात यहाँ पर ना हो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे इस हॉस्पिटल के लिए भी। उसकी धमकी सुनकर डॉक्टर एक बार फिर से चुप हो गए थे। उन्होंने अखन के कंधे से वो गोली निकाल दी थी और साथ ही साथ उसका बाकी सारा ट्रीटमेंट भी कर दिया था। उसे रेस्ट की जरूरत थी। फिलहाल खड़ा होना तो दूर बैठना उसके लिए सही नहीं था। उसे प्रॉपर बेड रेस्ट चाहिए था, लेकिन अखन ट्रीटमेंट होते ही अपनी जगह से उठा और अगले ही पल वार्ड से बाहर निकलने लगा। डॉक्टर उसे रोकते हुए बोले, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर सिंघानिया? प्लीज थोड़ी देर रुक जाए। अगर आपकी फैमिली यहाँ पर आएगी भी तो हम उन्हें आपकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम इस हालत में रेस्ट तो कर लीजिए। अखन ने घूरकर उसे देखा और अगले ही पल वहां से बाहर आ गया। डॉक्टर बस उसकी तरफ देखते ही रह गए। अखन बाहर आया और बाहर आते ही उसने अपने आदमी को कॉल किया। अब तक शीतल का ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया गया था, उसे दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। वहां पर पुलिस उसके बयान वगैरह ले रही थी। आहिल को फांसी की सजा होनी चाहिए। उसने जो शीतल के साथ किया था उसके बाद उसे फांसी की सजा से तो कोई बचा ही नहीं सकता था। बाकी अखंड के पास भी अब काफी प्रूफ था आहिल को गुनहगार साबित करने के लिए, और मून खुद एक प्रूफ बनने वाली थी। मून इस वक्त सिंघानिया मेंशन थी। अखंड ने तरुण को मून को सिंघानिया मेंशन सेफली पहुंचाने के लिए कहा था। जैसे ही मून सिंघानिया मेंशन के अंदर आई वो सीधा अपने कमरे में जाने लगी। इस वक्त वो अपने होशो हवास खोई हुई थी। आहिल का सच पता लगा और उसके बाद अखंड को गोली लगी। वो सब उसके दिमाग को ब्लैंक कर चुका था। तभी अपने रूम से बाहर निकल रही रिद्धि ने उसकी तरफ देखा। मून की हालत देखकर वो खुद से बोली, इसे क्या हुआ? ये ऐसे स्टैचू सा बनकर क्यों घूम रही है? पता लगाना होगा। ये बोलकर वो तुरंत मून की तरफ आई। वो मून की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? तुम ऐसे थकी थकी सी क्यों लग रही हो? मून ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि जिसे वो सिद्धि समझ रही है वो सिद्ध नहीं बल्कि रिद्धि है। उसे वो सारी बातें याद आने लगी थी जो आहिल ने उसे बताई थी। अब कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि सिद्धि की इस हालत की जिम्मेदार वो है। ना आहिल के दिमाग में उसे और अखंड को दूर करने का ख्याल होता और ना ही वो सिद्धि को जलाता। सिद्धि को आग से जलाया ही इसलिए गया था ताकि अखंड और मून को दूर किया जा सके, उन दोनों के बीच गलतफहमी लाई जा सके। इसका मतलब तो साफ था कि सिद्धि की हालत की जिम्मेदार अगर कोई सबसे ज्यादा थी तो सिर्फ और सिर्फ मून। हालांकि ये मून के ख्याल थे, लेकिन कहते हैं ना किस्मत इम्तिहान लेती है, वो इम्तिहान कोई पेपर पेन से नहीं होते, इन्हीं बातों से होते हैं। वो रिद्धि की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी सिद्धि। रिद्धि उसे रोते हुए देखकर और उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा चौंक गई। मून की आंखों से लंबे लंबे आंसू बहने लगे थे। सिद्धि तुरंत बोली, लेकिन हुआ क्या? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मून रोते हुए बोली, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ था सिद्धि। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझे माफ करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं सच में नहीं जानती थी कि मेरी वजह से कभी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये बोलते हुए उसने रिद्धि का हाथ पकड़ लिया था। रिद्धि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मून किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वो कोई सवाल करती उससे पहले ही अखंड अंदर की तरफ आया।
उसकी नज़र जब मून पर गई तो वो तुरंत उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो गुस्से से बोला, रो क्यों रही हो? मून ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसके सीने से लग गई। अखन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आज उसकी चांद का बर्थडे था, लेकिन बर्थडे के दिन वो उसे कोई खुशी नहीं दे पाया। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। उन दोनों को यूं देखकर रिद्धि का दिल जल रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त उन दोनों को नजरों से देखते हुए ही खत्म कर दे, लेकिन ऐसा कहाँ पॉसिबल था। अखन मून को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, क्यों रो रही हो चांद? जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उन बातों को। मून रोते हुए बोली, कैसे भूल जाऊं मिस्टर सिंघानिया, मेरी वजह से क्या कुछ नहीं हुआ और आप कहते हैं कि मैं ये सारी बातें भूल जाऊं। तभी कृतिका जी वहां पर आए और बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो मून? अखन ने अब एक नज़र उनकी तरफ देखा और अगले ही पल बोला, प्लीज़ माँ, आप मून के लिए रूम में कुछ भिजवा दीजिएगा, कुछ अच्छा सा खाने पीने का, जिससे उसका मूड थोड़ा सही हो जाए। ये बोलकर उसने मून को अपनी गोद में उठा लिया। मून किसी बच्चे की तरह उसकी गोद में सिमट गई और उसका चेहरा अखंड के सीने से बिल्कुल चिपका हुआ था। अखंड उसे रूम में लेकर आया और उसे सीधा बिस्तर पर बिठाकर उसके करीब हो गया। मून रोते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसकी नज़रें अखंड पर ही थी, जहां पर उसकी शर्ट खून से अभी भी लथपथ थी। उसने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। मून ने अपने आंसू साफ किए और अपनी जगह से उठी। उसे क्लोजेट की तरफ जाना था ताकि वो अखंड को कपड़े दे सके। अखंड ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, कहाँ जा रही हो? मून रोते हुए बोली, आपके लिए कपड़े लेने। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और उसे वापस अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, मैं खुद ले लूंगा। मून रोते हुए बोली, नहीं, मैं दूंगी। अखंड ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्यों? तुम क्यों दोगी? क्या मैं अपने आप नहीं ले सकता? मून उसे घूरते हुए बोली, क्यों? मैं आपको नहीं दे सकती। अखंड शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो कुछ और दो ना। मून ने उसे गहरी सी नजरों से देखा और बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अखंड ने हैरानी से पूछा, क्यों? बात क्यों नहीं करनी? मून जल्दी से बोली, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर सिंघानिया, आपने कभी मुझे सच नहीं बताया। ये नहीं बताया कि क्यों आप मुझसे नफरत करते हैं। मैं जानना चाहती थी आपकी नफरत का कारण, अगर सब कुछ पहले पता होता तो। अखंड उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, और अगर मुझे पता होता तो क्या मैं ये सब कुछ होने देता? मुझे गलतफहमी हुई नहीं थी, करवाई गई थी। अगर कोई इंसान खुद से कुछ गलत समझे तो बात अलग होती है चांद। वो इंसान बेवकूफ़ हो सकता है, लेकिन अगर उसके सामने एक झूठ को सच बनाया जाए तो वो इंसान चाहकर भी सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर सकता। गलती मेरी है जो मैंने खुद को बेवकूफ़ बनने दिया। रिद्धि ने जो सच मुझे दिखाया, मैंने उस सच पर यकीन कर लिया। अगर इन सब में कोई सबसे ज़्यादा गुनहगार है तो वो मैं हूँ। अभी अखंड बोल ही रहा था कि मून ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया था। अखंड उसे अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा और अब मून ने अपना हाथ उसके होठों से हटाकर उसकी शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया था। एपिसोड 75, मुझे यही वाला अखंड सिंघानिया चाहिए। सिंघानिया मेंशन। अखंड मून की तरफ देख रहा था जो उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। उसकी नज़रें मून पर गहरी थी और मून की आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसने अखंड की शर्ट को उतार कर उसके बदन से अलग कर दिया और उस घाव को देखने लगी जहां पर अभी कुछ देर पहले आहिल ने गोली चलाई थी। उस घाव को देखते हुए उसका रोना एकदम तेज होने लगा तो अखंड ने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, खबरदार, अगर तुम्हारी इन आंखों से अब और ज्यादा आंसू बहे तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम पर गुस्सा नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा कर नहीं सकता हूँ। बदल जरूर गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वही अखंड सिंघानिया है जो पहले था। मून उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए वो वाला अखंड सिंघानिया, मुझे यही वाला अखंड सिंघानिया चाहिए। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा, ये वाला अखंड सिंघानिया इतना अच्छा लगता है? मून ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, क्योंकि ये वाला अखंड सिंघानिया सिर्फ प्यार करता है। वो वाला अखंड सिंघानिया तो पागल था, जो प्यार से ज्यादा मुझे अपना पागलपन दिखाता था। अखंड ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मेरे प्यार का पागलपन तो अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। कहो तो एक बार फिर से तुम्हें उस पागलपन से रूबरू करवाऊं। उसकी बातें सुनते हुए मून समझ रही थी कि उसका इशारा किस तरफ है। उसकी सांसें गहरी होने लगी थी और रोंगटे खड़े होने लगे थे। वो तुरंत अखंड का हाथ अपनी कमर से हटाकर क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। अखंड उसे यूं शर्माते हुए देख मुस्कुराया। मून ने अखंड की शर्ट क्लोजेट से निकाली और उसके पास आई। वो उसे शर्ट पहनाने लगी। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, डिनर के लिए नीचे चले या फिर ऊपर ही खाना मंगवाऊं?
वैसे तो मॉम को बोल दिया है, लेकिन मून उसकी बात पूरी होने से पहले बोली, नहीं हम दोनों नीचे जाएंगे। अखन तुरंत बोला, आई यू श्योर? आई मीन नीचे जाना जरूरी नहीं है अगर तुम कंफर्टेबल। मून उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर सिंघानिया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी जिंदगी की एक चीज को लेकर बैठे रहे। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, बहुत जी लिया गलतफहमियों के साथ और बहुत जी लिया गलत लोगों के साथ। अब मुझे अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी है, एक सुकून भरी जिंदगी जिसमें आप होंगे, मैं होऊंगी, हमारी फैमिली होगी और बहुत सारा प्यार होगा। ये बोलते हुए वो अखन के और भी ज्यादा करीब हो चुकी थी और उसकी बातें सुनकर अखन की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई थी। मून कितने ख्वाब देख रही थी, लेकिन वो ख्वाब बहुत जल्दी टूटने वाले थे। आज उसने डॉक्टर से पूछा था कि उसकी हालत के हिसाब से वो कितने दिन और जी सकता है, तो डॉक्टर ने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, अगर वो सर्जरी नहीं करवाता है तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। 1 महीना मुश्किल से उसके पास होगा, अगर वो सर्जरी करवा ले तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक और चाहिए, एक ऐसा दाता जो उसे अपना हौट दे। उसे अपने ख्यालों में गुम देखकर मून तुरंत बोली, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया? आप मेरी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसका सवाल सुनकर अखंड होश में आया और हड़बड़ा कर बोला, वो मैं बस यूं ही कुछ सोच रहा था, तुम ये बताओ कि तुम। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, और उसे यूं हड़बड़ाते हुए देखकर मून ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा। अखंड का दिल जोरों से धड़क उठा, वो दिल जो अपनी धड़कने छोड़ने वाला था, कुछ दिनों में जो बिल्कुल बंद होने वाला था। मून का हाथ ही काफी था उसकी धड़कनों को बढ़ाने के लिए। मून उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं, लेकिन आज मुझे इतना तो समझ में आ गया कि किसी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और जरूरी नहीं जो इंसान हमारे सामने जैसे हैं वो हमारी पीठ पीछे भी वैसे हो। आपको पता है, मुझे इन सब में सबसे ज्यादा बुरा सिद्धि के लिए लग रहा है, क्योंकि हम दोनों ने तो एक दूसरे को खोकर फिर से पा लिया, लेकिन उसने जो खोया वो उस चीज को दोबारा कभी हासिल नहीं कर पाएगी। उसकी पूरी बॉडी। ये बोलते हुए वो रुक गई थी। अखंड ने अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, प्लीज डिनर के लिए नीचे चलो चांद, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। ये बोलकर उसने मून का हाथ पकड़ा और उसे नीचे की तरफ ले गया। मून समझ चुकी थी कि अखंड इन सब बातों को करने के लिए अभी फिलहाल कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, इसीलिए उसने भी दोबारा उन बातों का जिक्र न करने का सोचा। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर नीचे आए। कृतिका जी बस उन दोनों के लिए खाना भिजवाने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने उन दोनों को डाइनिंग टेबल पर आते हुए देखा तो तुरंत सर्वेंट को रोक दिया। वो मून के पास आए और बोली, अब तुम ठीक हो? मून ने फीका सा मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया। वही रिद्धि जो अभी अभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी थी, वो अपनी गहरी नजरों से मून को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। अभी कुछ देर पहले ही मून का चेहरा इतना लटका हुआ था, इतना मायूस था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक बहुत बड़ा झटका मिला हो, और अब वो डाइनिंग टेबल पर डिनर करने भी आ गई। वो अपने आदमी को फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन कृतिका जी ने उसे अपने रूम में जाने नहीं दिया, तो वो उसे फ़ोन कर ही नहीं पाए, लेकिन अब उसकी क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अखंड और मून के साथ कृतिका जी और रिद्धि ने डिनर किया और फिर मून को लेकर अखंड वापस अपने रूम में आ गया था। वो मून की तरफ देखते हुए बोला, तुम एक काम करो, शॉवर ले लो, तब तक मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो फिनिश करके आता हूँ। मून ने अपना सर हाँ में हिलाया और क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। अखंड ने उसके जाने के बाद एक गहरी सांस ली और फिर अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर निकला। उसे टेरेस पर कुछ अरेंजमेंट करवाने थे, पता नहीं उसने क्या कुछ नहीं सोचा था मून के बर्थडे के लिए, लेकिन वो सारा प्लान धरा का धरा रह गया था और अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, टेरेस पर मून का बर्थडे सेलिब्रेट करना। हालांकि उसने कल ही केक कट कर लिया था, लेकिन आज की रात भी वो उसके लिए स्पेशल बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि जैसे ही अपने कमरे में आई, उसने तुरंत अपने आदमी को कॉल किया। सामने से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, वो आदमी तुरंत बोला, मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था। रिद्धि गुस्से से बोली, अच्छा मेरे कॉल का इंतजार कर रहे थे? खुद से कॉल नहीं कर सकते थे क्या? या फिर मेरा नंबर भूल गए थे? या तुम्हारे फ़ोन में बैलेंस नहीं था? इतनी तो औकात होगी तुम्हारी कि अपना फ़ोन रिचार्ज करवा पाऊँ। वो आदमी तुरंत बोला, बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं जैसे आहिल कपूर का पर्दाफाश हो गया, कहीं आपकी भी तो गेम नहीं बजा डाली उस अखंड सिंघानिया ने। रिद्धि हैरानी से बोली, क्या क्या कहा तुमने? आहिल कपूर का पर्दाफाश हो गया मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? उसका आदमी हंस कर बोला,
अभी कुछ देर पहले ही कपूर मेंशन से पुलिस आहिल कपूर को घसीटते हुए लेकर गई है और सुना है उस पर रेप का इल्जाम लगेगा क्योंकि उसने एक नर्स का रेप किया है, वो भी पूरे 5-6 दिनों से लगातार, और साथ ही उसने मून के साथ जो किया उस पर से भी पर्दा हट चुका है। उसकी तो फांसी की सजा पक्की है। मैं तो कहता हूँ तुम भी जरा ध्यान से रहो, कहीं अखन सिंघानिया तुम्हारा पत्ता भी साफ न कर दे। उसकी बात सुनकर रिद्धि के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज तक वो आहिल को मास्टरमाइंड समझ रही थी, लेकिन आहिल इतना कच्चा खिलाड़ी निकलेगा इस बात की उम्मीद उसे नहीं थी। उसका भी गला सूखने लगा था और अब उसे समझ आ चुका था कि क्यों मून अखन से इतना चिपक रही थी। जब दोनों उसके सामने बैठकर डिनर कर रहे थे तो अखन ने मून का हाथ पकड़ा हुआ था और मून ने भी उसकी उंगलियों को कसकर जकड़ा हुआ था, जैसे अखन कहीं भाग न जाए। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, इस अखन सिंघानिया को क्या लगता है कि इसने आहिल कपूर को हरा दिया तो ये मुझे भी हरा देगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका तो मैं वो हाल करूंगी कि इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। अपनी जान को बचाने की ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन इसकी जान की जान तो मैं अपने हाथों से लूंगी, वो भी इतनी बेरहमी से कि वो भूल कर भी कभी दोबारा जन्म लेने के बारे में नहीं सोचेगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही खतरनाक एक्सप्रेशंस थे। वहीं दूसरी तरफ अखन टेरेस पर सारी प्रिपरेशन करवा रहा था, लेकिन वो ज़्यादा देर रूम से बाहर नहीं रह सकता था, इसीलिए वो रूम में आया और आते ही उसकी नज़र मून पर गई, जो वॉशरूम से बाहर निकल रही थी, लेकिन वो जो कपड़े लेकर गई थी उन्हें पहनकर बाहर नहीं आई थी। उसने अपने हाथों में वो कपड़े पकड़ रखे थे और खुद पर टॉवल लपेट रखा था। उसे यूं देखकर अखंड बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसका गला सूखने लगा था। वो अपनी चांद को जितना महसूस करता उतना ही कम था। उसका तो मन करता था बस अपनी चांद को अपनी बाहों में भर ले और उसकी ठंडक को हर पल महसूस करता रहे। लेकिन अचानक उसने मून पर से अपनी नज़रें हटा ली। मून जो उसकी तरफ देख रही थी, जब उसे एहसास हुआ कि अखंड ने उस पर से अचानक से अपनी नज़रें हटा ली है तो वो हैरान रह गई, क्योंकि अखंड तो कभी इस तरह से उसे इग्नोर नहीं करता था। लेकिन उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। पर जब वो चेंजिंग रूम के अंदर एंटर करने लगी तो उसने पलटकर अखंड की तरफ देखा, जो वही साइड में खड़ा अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। वो खुद से ही बोली, मिस्टर सिंघानिया तो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करते, वो तो जब भी मुझे ऐसे देखते हैं तो तुरंत मेरे पास चले आते हैं, तो फिर अब वो मेरे पास क्यों नहीं आए? ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। एपिसोड 76। बताओ ना चांद, क्या चाहिए तुम्हें? सिंघानिया मेंशन। मून हैरानी से अखंड की तरफ देख रही थी, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मून को ये सवाल परेशान कर रहा था कि उसे टॉवल में देखकर भी अखंड ने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया, जबकि अब तक तो उसे मून के पास आ जाना चाहिए था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मून इस तरह से टॉवल में हो और अखंड उसके पास ना आए। वो हमेशा उससे बोलता भी था कि मून को इस तरह से देखकर उसके दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन फिलहाल अखंड को कुछ न कहकर मून चेंजिंग रूम के अंदर की तरफ चली गई और अपने कपड़े पहनने लगी। कुछ ही देर बाद वो चेंजिंग रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि अब अखंड रूम से गायब है। वो तुरंत बोली, अब मिस्टर सिंघानिया कहाँ गए? ये बोलते हुए वो बालकनी की तरफ भी आए, लेकिन बालकनी में भी अखंड नहीं था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने टेबल पर रखे हुए अपने फ़ोन की तरफ देखा, जिस पर एक मैसेज था, प्लीज़ चांद टेरेस पर आओ ना। वो मैसेज देखकर मून का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसे समझ नहीं आया अखंड उसे टेरेस पर क्यों बुला रहा है, लेकिन उसका दिल गुदगुदा रहा था। टेरेस पर जाने की जल्दी तो उसे भी बहुत थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक सी आ गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर खुद को आईने में देखा। ब्लैक कलर के किटी प्रिंट नाइट सूट में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे मेकअप की तो ज़रूरत ही नहीं थी, बिना मेकअप के भी अखंड का चांद से ज़्यादा खूबसूरत लगता था। वो तुरंत रूम से बाहर निकली और टेरेस की तरफ आ गई। जैसे ही उसने टेरेस के दरवाजे पर कदम रखा, उसे अब डर लगने लगा, क्योंकि सामने टेरेस पर बिल्कुल अंधेरा था। वो तुरंत बोली, मिस्टर सिंघानिया आप कहाँ हैं? जैसे ही उसने ये कहा, अचानक से ही टेरेस पर छोटे छोटे लाइट्स ऑन हो गई, जो नीचे जमीन पर लगी हुई थी। अगले ही पल मून का चेहरा चमक उठा और उसकी खुशी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी। अखंड ने उसके लिए पूरा टेरेस बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था और सामने की तरफ ही एक बिस्तर भी लगा हुआ था, जो नीचे गोल गेंदों का बना हुआ था और ऊपर झालर वाले सफ़ेद और लाल रंग के पर्दे लगे हुए थे। उन पर खूबसूरत लाइट थी जो बिल्कुल छोटी छोटी थी, जिसे अंदर की तरफ रोशनी आ रही थी। वहीं पर एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी बिखेर रही थी। मून की नज़रें अब अखंड को ढूंढ रही थी और उसे सामने ही अखंड खड़ा भी दिखाई दिया। अब उसे समझ में आया कि अखंड उसे रूम के अंदर उसे उन नज़रों से क्यों नहीं देख रहा था, जिन नज़रों से वो चाहती थी कि अखंड उसे देखे।
अगर वो उसे रूम में ही देखता और उसके करीब आ जाता तो उन्हें टेरेस पर आने में पूरी रात लग जाती। वो अखंड की तरफ भागी और उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर बोली, ये सब आपने मेरे लिए। उसका सवाल पूरा होता उससे पहले ही अखंड उसकी बात बीच में काट कर बोला, नहीं, पड़ोसन के लिए। आज पड़ोसन का बर्थडे है तो सोचा उसे एक छोटा सा सरप्राइज दे दूं। उसकी बात सुनते हुए मून ने मुंह बनाया और बोली, अच्छा तो पड़ोसन को ये सरप्राइज देना था तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया जलाने के लिए? पर मैं जलने वालों में से नहीं हूँ मिस्टर सिंघानिया। मैं यहाँ पर रहूंगी नहीं तो फिर आप मुझे जलाओगे कैसे? आप अपने पड़ोसन के साथ सेलिब्रेशन कीजिए, मैं जाती हूँ यहाँ से। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ घूम गई, लेकिन वो अपना कदम आगे बढ़ाती उससे पहले ही अखंड ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और वापस अपनी तरफ खींच लिया। मून का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसकी पीठ अखंड के सीने से लगी हुई थी। अखंड ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और बोला, सच में तुम मुझे पड़ोसन के साथ छोड़कर जा रही हो? अगर पड़ोसन ने मेरा फायदा उठा लिया तो? उसकी बात सुनकर अब मून ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, मैं जान ले लूंगी उसकी। अखंड मुस्कुराया और बोला, अगर मैंने पड़ोसन का फायदा उठा लिया तो? अगले ही पल अब मून ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, आपकी जान तो मैं 2 बार लूंगी, एक बार मुझे धोखा देने के लिए और दूसरी बार किसी और के पास जाने के लिए। आप पर सिर्फ मेरा हक है मिस्टर सिंघानिया, मेरे अलावा और किसी का नहीं। उसकी बात सुनकर अखंड मुस्कुराया और उसके चेहरे पर झुककर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, तुम्हारे अलावा ये हक मैं किसी को दूंगा भी नहीं। इस अखंड सिंघानिया को सिर्फ तुमसे प्यार है और कोई कभी ना इसकी जिंदगी में आ सकती है और ना ही इसकी ये चांद कभी किसी और को आने देगी। उसकी बात सुनकर मून मुस्कुराए। अखंड ने अब अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे सामने टेबल की तरफ लेकर आया। मून हैरानी से टेबल की तरफ देख रही थी जहां पर केक रखा हुआ था। वो तुरंत बोली, कल रात हमने केक कट किया तो था। अखंड मुस्कुराया और बोला, उस वक्त तुम डरी हुई थी लेकिन आज तुम खुश हो तो सोचा एक बार और सही। मून अब हंसने लगी। अखंड ने उसके सिर पर अचानक ही टियारा लगा दिया तो मून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो डायमंड का टियारा था जो उस पर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पेशली उसके लिए ही बना हो। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी क्वीन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये बोलकर वो मुस्कुराया और अब उसने साइड में रखा हुआ एक बॉक्स उठाया और मून की तरफ बढ़ते हुए उसे ओपन किया। मून उस छोटे से बॉक्स को हैरानी से देख रही थी क्योंकि उसमें एक ब्रेसलेट था, वो भी डायमंड ब्रेसलेट था। वो जल्दी से बोली, अभी अभी आपने मुझे ये दिया तो है मिस्टर सिंघानिया, अब ये एक और गिफ्ट। अखंड उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेते हुए बोला, बस यूं ही मन किया। ये बोलते हुए उसने वो ब्रेसलेट मून के हाथों में पहना दिया। उसके बाद उसने एक और बॉक्स उठाया और उसे मून के सामने खोला। मून हैरानी से अखंड की तरफ देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अखंड क्या कर रहा है। पर अखंड उसे ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट देना चाहता था, इतने ज़्यादा कि आने वाले बर्थडे पर उसे किसी गिफ्ट की कमी महसूस हो ही ना। उसके पास वो हर एक चीज़ हो जिसमें वो अखंड को महसूस कर सके, क्योंकि उसके आने वाले बर्थडे पर तो उसके साथ होगा ही नहीं। अब जो बॉक्स मून के सामने खुला था उसमें एक चेन थी जिसमें एक डायमंड पेंडेंट था और उसमें ए अल्फ़ाबेट लिखा हुआ था। मून मुस्कुराते हुए बोली, इतने सारे गिफ्ट्स मिस्टर सिंघानिया। अभी वो बोली रही थी कि अखंड ने उसे वो चेन और पेंडेंट पहनाना भी शुरू कर दिया। वो उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। उसने मून की गर्दन पर आए हुए बालों को पीछे की तरफ किया और फिर उस चैन को बंद करने के बाद उसकी गर्दन को हल्का सा चूम लिया। मून की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। वो तुरंत अब अखंड की तरफ घूम गई और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उसकी मन अखंड को बहुत सारा प्यार करने को कर रहा था, लेकिन अखंड एक बार फिर से सामने टेबल की तरफ आया और अगले ही पल उसने वहां रखी हुई एक और छोटी सी बॉक्स उठाई। उसके हाथों में वो बॉक्स देखकर मून एक बार फिर से बोली, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर सिंघानिया? इतने गिफ्ट्स भला कौन देता है? ये बोलते हुए उसकी नज़र उस बॉक्स पर गई जिसे अब अखंड ने ओपन कर दिया था और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी रिंग थी जो रेयर डायमंड की बनी हुई थी। अखंड ने उस रिंग को अपने हाथों में लिया और मून की फिंगर में पहना दिया। मून मुस्कुराए और बोली, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अखंड तुरंत बोला, लेकिन अभी कुछ और भी बाकी है। ये बोलते हुए अब उसने अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाला। मून सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अखंड ने अब एक छोटा सा बॉक्स और अपनी पॉकेट से निकाला। वो उसका फेवरेट गिफ्ट था। मून एक्साइटमेंट भरी नजरों से अखंड की तरफ देख रही थी। अखंड ने उस बॉक्स को खोला तो उसमें खूबसूरत सी पायल का जोड़ा था। हालांकि अखंड उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, लेकिन इस गिफ्ट को देखकर तो बाकी सारे गिफ्ट थोड़े फीके हो गए थे। वो पायल सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि उसके किनारों पर चांद और सितारे नीचे की तरफ लटके हुए थे।
अखन ने उसका हाथ पकड़कर उसे सामने चेयर पर बिठाया और फिर खुद घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गया। मून मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। यही टेरेस था जहां पर मून अखन को सुनाकर गई थी कि वो कभी उसे माफ नहीं करेगी। यही टेरेस था जहां पर अखन एक बार पहले भी घुटनों के बल उसके सामने झुका था और मून ने उससे कहा था कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। यही टेरेस था जहां पर अखन ने अपना दिल उसके सामने खोलकर रख दिया था और मून भी उसे अपना फैसला सुनाकर चली गई थी। लेकिन आज यही टेरेस एक बार फिर से उनके प्यार का गवाह बन रहा था। अखन उसके नाजुक से पैरों की तरफ देखने लगा। मून का दिल हद से ज्यादा नाजुक था, लेकिन अब उसके पैरों की तरफ देखकर अखन को लग रहा था कि नहीं, दिल नहीं। मून के खूबसूरत से पैर ज्यादा नाजुक है, एकदम छोटे छोटे से जैसे किसी बच्चे के हो और बिल्कुल गोरे गोरे। उन्हें देखकर पहले तो अखन ने बड़े ही प्यार से उन्हें चूम लिया। मून हल्का सा मुस्कुराए और उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। अखन ने बड़े ही प्यार से अब उसके पैरों को अपने घुटनों पर रखा और फिर एक एक कर उसमें पायल पहनने लगा। मून बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसके दोनों पैरों में पायल पहनने के बाद अखन ने एक बार फिर से उसके पैरों को चूम लिया और फिर मून की तरफ देखते हुए बोला, बस अब खत्म हुआ गिफ्ट का सिलसिला। मून मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक गिफ्ट और है जो मुझे आपसे चाहिए मिस्टर सिंघानिया। अखन ने अब उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। ऐसी क्या कमी छोड़ दी थी उसने जो मून को खुद से उसे गिफ्ट की डिमांड करनी पड़ी। वो तुरंत बोला, बताओ ना चांद, क्या चाहिए तुम्हें? तुम बेशक से कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। उसकी बात सुनकर मून मुस्कुराए। अखंड अपनी जगह पर ऊपर की तरफ उठ चुका था और मून भी अब चेयर से उठकर उसके सामने खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर हल्की हिचकिचाहट थी और अचानक ही आंखों में नमी तैर गई थी। एपिसोड 77, दुनिया की कोई भी चीज मुझे मेरी जान से प्यार करने से नहीं रोक सकती। सिंघानिया मेंशन। अखंड सवालिया नजरों से मून की तरफ देख रहा था जो उससे गिफ्ट मांग रही थी। वो मून की तरफ देखते हुए बोला, बताओ ना जान, क्या चाहिए तुम्हें? मून की आंखों में नमी आ गई। उस नमी को देखकर अखंड का दिल कांप उठा। वो तुरंत बोला, क्या हुआ चांद, तुम्हारी आंखों में ये नमी? इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही मून बोली, मुझे आपसे माफी चाहिए मिस्टर सिंघानिया। अखंड ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। मून उसका हाथ थामकर बोली, गलती सिर्फ आपकी नहीं है मिस्टर सिंघानिया, गलती मेरी भी है। मैंने आपको गलत समझा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी जानने की कि आपकी नफरत की वजह समझ सकूं, लेकिन मैं हार मान गई। अगर मैंने थोड़ी सी कोशिश की होती तो शायद हम दोनों के बीच में 3 सालों का गैप कभी नहीं आता। हम दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं जाते। आपको पता है, आखिरी वक्त पर मुझे लगने लगा था कि शायद आप बदल रहे हैं। शायद आपको समझ में आ रहा है कि रिद्धि में कुछ तो प्रॉब्लम है। शायद आप उसकी साजिशों को समझ रहे हैं। लेकिन जब मैंने अपने बच्चे के मिसकैरेज की बात सुनी तो मैं सच में बहुत ज़्यादा हिम्मत हार गई थी और मैंने सुसाइड का फैसला ले लिया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती और साथ ही साथ आपकी भी। उसकी बात सुनकर अब अखंड की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। मून रोते हुए बोली, मुझे सिद्धि और मॉम से पता चला कि मेरे जाने के बाद आपने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसकी बात सुनकर अखंड ने अपनी नज़रें उस पर से हटा ली। मून ने आगे कहा, काश मैंने उस वक्त पर सीधे सीधे बात कर ली होती। काश आपको रिद्धि के बारे में समझाने की बजाय मैंने आपको बताने की कोशिश की होती तो ये सब नहीं होता। मैं न सिर्फ अपनी जान के साथ खेल खेल रही थी बल्कि आपकी जान को भी जोखिम में डाल दी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। मुझे अपने लिए फिर भी इतनी फिक्र नहीं है, पर अगर आपको कुछ हो गया ना मिस्टर सिंघानिया तो मैं मर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अखंड का दिल एकदम से दहल गया। अगर मून को गलती से भी पता चल गया कि अखंड बस उसकी जिंदगी में अब कुछ ही वक्त के लिए है तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। ये सोचकर ही उसे एक अजीब सा डर लगने लगा था। मून तुरंत अखंड के सीने से लग गई और बोली, आई प्रॉमिस मिस्टर सिंघानिया, अब मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। आपको पता है, बेशक से आपने मेरे साथ कुछ भी किया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आपसे प्यार हो ही गया। हालांकि होनी नफरत चाहिए थी, लेकिन मैं बहुत रोई हूँ आपके लिए। जब आपके साथ नहीं थी तो आपके लिए तड़पी भी हूँ। हर पल आपको याद करके रोती रहती थी और समझ में नहीं आता कि क्यों रो रही हूँ। अब समझ में आया कि बेशक से कोई जितना मर्जी बुरा बनने की कोशिश कर ले, लेकिन हमारा दिल उसकी अच्छाई को समझता है और मेरे दिल को भी आपसे इसीलिए प्यार हुआ क्योंकि आप मुझसे प्यार करते थे। लोगों ने आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन आई प्रॉमिस अब बेशक से कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, मैं कभी लोगों की वजह से हमारे रिश्ते को इफ़ेक्ट नहीं होने दूंगी। मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी और ना ही आपको खुद से दूर जाने दूंगी।
ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और अखन ना उसे चुप करवा पा रहा था और न ही अब उसे अपनी बाहों में समेट पा रहा था। अंदर से जो डर उसे मून की बातें सुनकर फील हुआ, उसने उसे पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया था। मून उसके सीने में सिमटे ही जा रही थी और अखन बस गहरी गहरी सांस लेते हुए खड़ा था। मून कुछ पल बाद उससे अलग हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया? आप मुझे माफ़ी नहीं देंगे क्या? अखन तुरंत बोला, कैसी बात कर रही हो तुम चांद? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलत तो तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और खबरदार अगर ऐसे फालतू की बातें की तो एक इंसान के लिए कभी भी अपनी ज़िंदगी रोकने के बारे में मत सोचना, बेशक से वो इंसान में ही क्यों ना हो। तुम्हें तो पूरी ज़िंदगी जीना है, अभी बहुत कुछ करना है तुम्हें अपनी लाइफ में। मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारी स्टडी दोबारा स्टार्ट करवाऊंगा, तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरे करवाऊंगा। तुम बस अब अपने करियर पर फोकस करोगी, फालतू की चीज़ों पर नहीं। ऐसा नहीं होता कि हाँ एक इंसान हमारी लाइफ में नहीं है तो हमारी ज़िंदगी रुक जाए। मून उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो रुक जाएगी मिस्टर सिंघानिया। अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी कसम, अगर आपको कुछ हुआ तो वो पल मेरे लिए भी आखिरी होगा। आपके बिना एक सांस भी नहीं लूंगी। अखन ने तुरंत उसे वापस अपनी सीने से लगाया और बोला, ऐसे मत कहो चांद, ऐसे मत कहो। मून को समझ नहीं आ रहा था अखंड ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन फिलहाल वो कुछ सोचने समझने की हालत में भी नहीं थी। अखंड ने एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। मून को रोते हुए देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे वापस खुद से अलग करके बोला, ये गलत बात है चांद, मैं यहाँ पर तुम्हें रोमांस के लिए लाया और तुम हो कि खुद भी रोए जा रही हो और मेरा मूड भी खराब किए जा रही हो। मून तुरंत बोली, देखा कितनी पागल हूँ ना मैं, बिल्कुल दिमाग नहीं चलता है मेरा। अखंड मुस्कुराया और बोला, लेकिन मेरा दिमाग चलता है, इसलिए मैं ये रोने धोने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मुझे तो अपनी चानन को बहुत सारा प्यार करना है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें अब मून पर गहरी हो गई थी। मून तुरंत बोली, लेकिन मिस्टर सिंघानिया आपको गोली। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड बोला, दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे मेरी जान से प्यार करने से नहीं रोक सकती। ये तो एक गोली है, अपनी जान से प्यार करने के लिए तो मैं ना जाने क्या कुछ बर्दाश्त कर जाऊं। उसकी बात सुनते हुए मून ने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल होने लगा था। अखंड ने अब अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर सीधा बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। मून का दिल जोरों से धक धक कर रहा था, वहीं अखंड की नज़रें उसके चेहरे पर ही थी। इस वक्त उसकी नज़रों में जो ताप था वो मून को खुद को महसूस हो रहा था। अखंड ने उसे बिस्तर पर लेटाया तो मून ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, जैसे वो अपने प्यार से उसके सीने पर मरहम लगाना चाहती हो। अखंड मुस्कुराया और उसने मून के हाथ पर अपना हाथ रख लिया। मून ने तुरंत अपनी नज़रें दूसरे तरफ घुमा ली। हालांकि कल ही अखंड ने पूरी रात उसे प्यार किया था, लेकिन मून को तो अब उसका छूना भी ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहली बार छू रहा हो। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और वो बस बहकती जा रही थी। एपिसोड 78 सुकून महसूस हो रहा है। सिंघानिया मेंशन। मून और अखंड दोनों इस वक्त टेरेस पर थे। अखंड ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था। हालांकि वो उसका बर्थडे पहले सेलिब्रेट कर चुका था, लेकिन अब वो थोड़ा वक्त मून को और भी ज़्यादा पैम्पर करना चाहता था क्योंकि मून का मूड बहुत ज़्यादा खराब था। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसकी तरफ मदहोशी भरी नज़रों से देखने लगा। मून भी हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। उसका हाथ अखंड के सीने पर था और अब अखंड ने उसकी कलाई पर अपना हाथ रख लिया था। वो मून के चेहरे पर झुका और अगले ही पल उन दोनों के होंठ मिले और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। दोनों बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली एक दूसरे को किस कर रहे थे। मून के हाथ अब अखंड के कंधों पर आ गए थे और धीरे धीरे पीछे उसके बालों में जा रहे थे। वही अखंड भी मून के कंधों को हल्का हल्का सहला रहा था। उसने उसे यूं ही किस करते हुए उसके कंधों से शर्ट को नीचे की तरफ सरका दिया और फिर उसके होठों को छोड़कर उसके कंधों को चूमने लगा। मून ने एक गहरी सिसकी भरी और बस अखंड के होठों को अपने कंधों पर चलता हुआ महसूस करने लगी। उसके हाथ अभी भी अखंड के सिर पर थे और वो उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाए हुई थी, लेकिन अब वो अपने हाथों को अखंड के सीने की तरफ ले आई थी और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। उसने भी अखंड की शर्ट को उसके बदन से अलग कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अखंड भी उसे कंधों पर किस करते हुए अब उसकी क्लीवेज तक आ गया और उसकी क्लीवेज को चूमने लगा। धीरे धीरे उसने मून की शर्ट को उसके बदन से अलग ही कर दिया था और उसके नाजुक से बदन के साथ खेलने लगा था। वो कभी उसे अपने होठों से चूमता तो कभी हल्का हल्का अपने दांतों से काटता। मून सिसकियां भर रही थी, वो अपने नाखून अखंड के कंधों पर चुभाने लगी थी।
उसकी सिसकियां अखंड को और भी ज्यादा वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी और मून खुद भी चाहती थी कि अखंड पूरी तरह से वाइल्ड हो जाए। उसका रोम रोम अखंड का प्यार महसूस करना चाहता था, वो प्यार जिसमें जुनून और पागलपन भी हो। धीरे धीरे अखंड उसे किस करते हुए उसके पेट की तरफ आया और फिर अपने हाथ उसकी कमर पर रखते हुए उसने मून के लोअर को भी उसके बदन से अलग कर दिया। मून शर्माने लगी। उसने अपने पैरों को पूरा अंदर तक समेट लिया था, लेकिन अखंड ने उसके पैरों को हल्का सा खोला और फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। मून ने जब उसकी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस की तो उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन अगले ही पल अब उसने अपने होठों को हल्का सा काट लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे अखंड के होंठ अपनी सेंसिटिव बॉडी पर महसूस हो रहे थे और उसकी सिसकियां और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। अखंड उसे पागलों की तरह वहां पर किस कर रहा था और मून बस तड़प रही थी। अखंड के होठों को वहां पर महसूस करने के बाद उसका मन कर रहा था कि बस वो अखंड को पूरी तरह से अपने अंदर महसूस करे। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसकी बॉडी भी उसी तरह से हलचल कर रही थी। उसकी बॉडी अखंड को पूरा रिस्पांस दे रही थी और उसका रिस्पांस पाकर तो अखंड और भी ज्यादा पागल होने लगा था। उसका कभी हाथ मून की सेंसिटिव बॉडी पर चलता तो कभी उसके होंठ। मून तड़प कर बोली, प्लीज 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 मिस्टर सिंघानिया, अब और नहीं, मेरी जान निकल रही है। प्लीज कम टू मी, आई वॉन्ट टू फील यू। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और फिर मून के पास आ गया। उसने मून के होठों पर अपने होंठ रख और अगले ही पल खुद को पूरी तरह से मून की तरफ पुश कर दिया। मून दर्द से चिल्ला उठी थी, लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज भी अखंड ने उसके होठों से बाहर नहीं जान दी। उसने पूरी तरह से खुद को उसके ऊपर हावी कर दिया था। मून का हाथ अखंड के सीने पर था। वो नहीं चाहती थी कि अखंड को दर्द हो, लेकिन अखंड को दर्द महसूस होने के बावजूद भी उसे छोड़ नहीं रहा था। वो यूं ही मून के साथ इंटीमेट हो रहा था और मून ने अब खुद को भी मूव करना शुरू कर दिया था। वो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। आज वो पूरी तरह से बेसब्र हो जा रही थी, जिसका सारा क्रेडिट अखंड को ही जाता था। अखंड भी अब उसके होठों को छोड़कर एक बार फिर से उसके गर्दन को चूमने लगा था और गर्दन को चूमते हुए अब वो उसके बस्ट एरिया तक आया और एक बार फिर से उसे लव बाइट्स देने लगा। मून कुछ देर बाद अखंड की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, अब रुक जाए। आपको पेन हो रहा होगा ना? अखंड मुस्कुराया और बोला, नहीं, सुकून महसूस हो रहा है। अपनी चांद को महसूस करते हुए मुझे पेन कैसे हो सकता है चांद? मुझे इस वक्त वो सुकून महसूस हो रहा है जो मैं बयां नहीं कर सकता। ये बोलते हुए उसकी गहरी नजरें मून पर थी, जिनमें प्यार की तपिश भरी हुई थी और अब मून ने एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो अखंड की नजरों का सामना कर ही नहीं पा रही थी और अब ना उसने अखंड को रोका और ना ही अखंड रुका। तकरीबन 3-4 घंटे उनका प्यार करने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर अखंड ने मून को अपनी बाहों में भर लिया। अखंड के कंधे पर अपना सिर रखकर लेटी हुई मून उसके सीने को हल्का हल्का सहला रही थी। ऊपर की तरफ उठकर उसने अखंड के सीन को बड़े ही प्यार से चूम लिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू मिस्टर सिंघानिया। अखंड मुस्कुराया और बोला, आई लव यू टू चांद। ये बोलकर उसने भी मून के माथे को चूम लिया था। वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सामने आसमान की तरफ देख रहे थे, जो उस सफेद से चादर में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। चमकते हुए तारे जैसे उन्हें बता रहे थे कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर वो भी कितना खुश है। मून ने अपनी आंखें बंद कर ली और अखंड ने भी उसकी आंखों को बंद देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ ही देर में वो दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। सुबह का वक्त, रिद्धि इस वक्त अपने कमरे में थी। तभी उसे किसी का फोन आया। उसने फोन रिसीव किया। सामने से उसके आदमी ने जो कहा उसे सुनकर रिद्धि के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोली, ओके फाइन, थोड़ी देर में आती हूँ मैं, लेकिन ध्यान रखना उसका माननी नहीं चाहिए वो। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में वो सिंघानिया मेंशन से बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नज़र मून पर गई, जो वही हॉल में खड़ी थी। आज उसे इवेंट में जाना था, वो इवेंट जिसके लिए वो इंडिया आई थी। अखंड भी उसके साथ ही जाने वाला था, क्योंकि वो भी उस इवेंट में पार्टिसिपेट ले रहा था। हालांकि उन दोनों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, लेकिन जो उनके पर्सनल असिस्टेंट ने रेडी करवाया था, बस उसी के भरोसे वो लोग उस इवेंट में शामिल होने जा रहे थे। अखंड मून की तरफ देखते हुए बोला, इस बार तुम ही जीतेगी। मून तुरंत बोली, रहने दीजिए मिस्टर सिंघानिया, हमेशा आप ही जीते हैं और इस बार भी आप ही जीतेंगे। लेकिन सही बताऊं तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हमने कुछ किया तो है नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारा हम दोनों को होगा क्या? अखंड उसे देखकर मुस्कुराया और फिर मन ही मन बोला, इस बार जीत तुम्हारी होगी चांद, क्योंकि तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। तुम खुश तो मैं खुश। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। मून चुपचाप उसे देख रही थी।
तभी उसकी नज़र रिद्धि पर गई जो दबे पैर बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। वो तुरंत बोली, क्या हुआ सिद्धि, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? रिद्धि हल्का सा मुस्कुराए और तुरंत उसकी तरफ पलटते हुए बोली, मैं कहाँ जाऊंगी भाभी, मैं तो कहीं भी नहीं जा रही थी। मून मुस्कुराए और बोली, लेकिन जिस तरह से तुम बाहर की तरफ जा रही थी, मुझे लगा शायद तुम कहीं जा रही हो, पर कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या आज तुम हमारे साथ इवेंट में नहीं चलने वाली? मेरा मतलब है आज मिस्टर सिंघानिया और मेरा इतना स्पेशल डे है, तो तुम प्लीज़ हम दोनों के साथ चलो ना, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जब तुम हमारे साथ चलोगी। अखन चुपचाप मून की तरफ देख रहा था। उसके मन में एक डर था कि पता नहीं मून सिद्धि को अपना पाएगी या नहीं, क्योंकि सिद्धि का चेहरा रिद्धि से मिलता है और रिद्धि ने ना जाने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अखन को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वही रिद्धि हंसी और बोली, क्यों नहीं आऊंगी, मैं तो आपके साथ जरूर आऊंगी भाभी, पर वो एक्चुअली अभी मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं सीधा इवेंट में ही आपके पास आऊंगी। आप एक काम कीजिए, आप दोनों जाएं, मैं थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करती हूँ। मून मुस्कुराए और बोली, लेकिन याद से आ जाना, कहीं हम तुम्हारा वेट करें और तुम आओ ना, तुम्हारे बिना मुझे सच में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। रिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। अखन मून की तरफ देखते हुए बोला, अब चले या फिर यहीं पर रहने का इरादा है? मून तुरंत बोली, हाँ हाँ चलिए, लेकिन पहले मॉम का आशीर्वाद तो ले लीजिए। ये बोलते हुए उसकी नज़रें कृतिका जी को ढूंढ रही थी। वही कृतिका जी अपने हाथों में दही चीनी का कटोरी लेकर वहां पर आए और बोली, ऐसे कैसे तुम दोनों चले जाओगे? पहले दही चीनी तो खाओ, देखना इसे खाने के बाद जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मून मुस्कुराए और अखन की तरफ देखने लगी। अखन तुरंत बोला, मेरी जान को ही खिलाए मॉम, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं। मून ने घूरते हुए उसे देखा। अखन एक बार फिर से बोलो, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। ये बोलकर वो बाहर की तरफ चला गया और मून बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अखन दही चीनी क्यों नहीं खा रहा, वो अब जानबूझकर मून को जिताने वाला था। मून कृतिका जी का आशीर्वाद लेकर तुरंत बाहर की तरफ भाग गई और उसे जाते हुए देख रिद्धि के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो मून को तड़पते हुए देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो वो खुशी खुशी अपने ख्वाब पूरा कर रही थी, जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। वो मन ही मन बोली, उसका हिसाब किताब तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन पहले मुझे इस मून का खेल खत्म करना है। बहुत अच्छा दिन है आज मेरे पास, इसे मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी। आज इसका हिसाब बराबर करके ही रहूंगी। इसे भी पता चलना चाहिए कि उसने किससे पंगा लिया था, रिद्धि सिंघानिया जो किसी को नहीं छोड़ती। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन थे। एपिसोड 79, माइंड योर लैंग्वेज। मुंबई पुलिस स्टेशन। अभी तक आहिल को जेल में नहीं भेजा गया था, उसे अभी भी कस्टडी में रखा हुआ था। जेल भेजने का प्रोसीजर शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें 1-2 दिन लगने वाले थे। अखन सब कुछ कानून के हिसाब से करना चाहता था ताकि बाद में मून को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद मून किसी प्रॉब्लम में फंसे, लेकिन पुलिस स्टेशन में आहिल के इरादे कुछ और ही थे। वो अपने सामने खड़े हेड कांस्टेबल की तरफ देख रहा था, जो उसकी निगरानी कर रहा था। उसे देखते हुए आहिल हल्का सा मुस्कुराया तो वो कांस्टेबल तुरंत बोला, मेरे सामने ज्यादा शातिर बनने की कोशिश मत करो। आहिल हंसा और बोला, मुझे शातिर बनने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा शातिर हूँ। अपनी कीमत बताओ। 1 करोड़। उसके मुंह से 1 करोड़ सुनकर वो हेड कांस्टेबल हैरान रह गया। जितने पैसे उसे आहिल ऑफर कर रहा था उतने पैसे तो वो 10 सालों में भी नहीं कमा पाता। आहिल उसे चुप देखकर एक बार फिर से बोला, 2 करोड़। उस कांस्टेबल की आंखें अब और भी ज्यादा बड़ी हो गईं। आहिल जब रिद्धि को जेल से छुड़वाने के लिए इतने सारे पैसे दे सकता था तो खुद के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, 3 करोड़। वो कांस्टेबल तुरंत घूरते हुए बोला, धीमे। आहिल हंसा और बोला, 4 करोड़। कांस्टेबल उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, तेरे पास इतने पैसे हैं भी? आहिल व्यंग्य से हंसा और बोला, 5 करोड़। वो कांस्टेबल हैरान रह गया और उसने अगले ही पल जेल का ताला खोल दिया। आहिल के चेहरे की तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो कांस्टेबल अंदर की तरफ आया और आहिल की तरफ देखते हुए बोला, तू सच में मुझे इतने पैसे देगा अगर मैं तुझे यहाँ से भागने में मदद करूँ तो? आहिल मुस्कुराया और बोला, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। हेड कांस्टेबल हैरानी से बोला, अगर तुझे मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो तू मुझे पैसे क्यों गिनवा रहा है? आहिल हंसा और बोला, जो काम बिना पैसे खर्चने से होता हो उसके लिए पैसा खर्चने की क्या जरूरत है? ये बोलकर वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और अगले ही पल वहां पर किसी की घुटी हुई चीख गूंज गई। तकरीबन 15 मिनट बाद वो हेड कांस्टेबल बाहर की तरफ आया। उसने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया हुआ था।
इंस्पेक्टर सामने चेयर पर ही बैठे थे। उन्होंने पीछे से उसे रोककर बोला, अरे सुरेश जरा रुक तो सही, मुझे एक फाइल नहीं मिल रही। मुझे वो फाइल चाहिए। वो हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर रुक चुका था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी लिटिल फिंगर को ऊपर की तरफ किया, जिसका मतलब था कि उसे वॉशरूम जाना है। इंस्पेक्टर तुरंत बोला, अच्छा चल जा, जल्दी जा और जल्दी लौट कर आ। हेड कांस्टेबल ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और वहां से चला गया। बाहर आते ही उसने अपने सिर पर रखी हुई टोपी उतारी और सामने की तरफ अपनी नजरें घुमाने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि वो कोई हेड कांस्टेबल नहीं बल्कि आहिल था, जिसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि सिंघानिया मेंशन से निकल चुकी थी और उसके दिमाग में भी इस वक्त कुछ खतरनाक इरादे चल रहे थे। जहां एक तरफ साजिश रचने वाले अखंड और मून की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके थे, वहीं दूसरी तरफ अखंड और मून दोनों एक दूसरे के साथ थे। एक दूसरे का हाथ थामे हुए वो वेन्यू के अंदर इंटर हुए। अखंड मून की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, बेस्ट ऑफ लक। मून उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने दही चीनी इसलिए नहीं खाई थी ना क्योंकि आपको पता है मैं जीतने वाली हूँ और मेरी ये जीत आप मुझे तोहफे में देने वाले हैं, लेकिन प्लीज़ मिस्टर सिंघानिया ऐसा मत कीजिए ना, मुझे नहीं जीतना। मुझे तो इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो तो बस 3 साल करने को कुछ था, नहीं तो सोचा फैशन डिजाइनर ही बन जाऊं, लेकिन सच में मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज़ आप अपनी विनिंग स्ट्रीक मत तोड़िए। पिछले कई सालों से आप ही ये इवेंट जीतते आए हैं और मैं चाहती हूँ कि आज भी आप ही विनिंग ट्रॉफी हासिल करें। अखंड मुस्कुराया और बोला, लेकिन होगा तो वही ना जो मैं चाहता हूँ, और जो मैं चाहता हूँ वो तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। चांद। ये बोलते हुए वो मून की तरफ घूम गया और उसके गालों पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। मून हल्का सा शर्माकर बोली, सब लोग देख रहे हैं हमें। अखंड ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, देखते हैं तो देखते रहे, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने खूबसूरत लगते हैं कि देखने वाला हम पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पाता। उसकी बात सुनकर मून मुस्कुराए और बोली, बातें करना तो कोई आपसे सीखे। अखंड उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, और प्यार करना कोई तुमसे? मून तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, प्यार तो आपका बेमिसाल है। अखंड हंसा और बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकी पूरी दुनिया के लिए ये अखंड सिंघानिया बहुत अलग है। मून हंसते हुए बोली, जानती हूँ मिस्टर सिंघानिया, जो मेरे लिए मोम है वो बाकियों के लिए पत्थर है, लेकिन समझ में मुझे ये नहीं आता कि मुझे मोम से प्यार हुआ या फिर इस पत्थर से। अखंड ने कुछ नहीं कहा। तभी एक लड़की वहां पर आई जो अखंड की पर्सनल असिस्टेंट ध्रुविका थी। वो अखंड की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज सर आप मेरे साथ चलिए बैक स्टेज, इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मून ध्रुविका की बात सुनकर मुस्कुराई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही चारू भी वहां पर आई, जो कि मून की पर्सनल असिस्टेंट थी। चारू मून की तरफ देखते हुए बोली, मैम प्लीज आप मेरे साथ चलिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ध्रुविका और चारू की बात सुनकर अखंड और मून दोनों हैरान रह गए थे। वो दोनों एक साथ बैकस्टेज की तरफ आए, जहां पर अखंड अपनी मॉडल के साथ बिजी हो गया और मून अपनी मॉडल निशा के साथ। निशा इस वक्त बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी। वो उस आउटफिट को पहनने को तैयारी नहीं थी जो आउटफिट उसके लिए डिजाइन किया गया था। मून उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बेवकूफ़ी है निशा, मुझे तुमसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। निशा तुरंत बोली, ये आउटफिट मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं पहनूंगी। मून गुस्से से बोली, बकवास मत करो, तुम जैसी मॉडल इस जैसे आउटफिट पहनने के लिए तरसती हैं। ये मेरा बनाया हुआ आउटफिट है, तुम इसे इस तरह से इनकार नहीं कर सकती, और मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, फ्री में काम नहीं कर रही हो तुम मेरा, जो मुझे नखरे दिखा रही हो। तुम जैसी 36 हैंडल कर चुकी हूँ मैं। ये बोलते हुए मून का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसे निशा की बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। निशा गुस्से से बोली, अगर मुझ जैसी 36 हैंडल कर चुकी होती तो तुम्हें पता होता कि मॉडल किस तरह के कपड़े पहनती है। ऐसे कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं। इतने बड़े स्लीव्स और घुटनों से नीचे की ड्रेस, अगर मैं ये पहनूंगी तो जज मेरे अंदर देखेंगे क्या? जब उन्हें मेरे क्लीवेज नजर नहीं आएंगे, मेरा थाई पार्ट नजर नहीं आएगा, तो वो मुझे सिलेक्ट कैसे करेंगे? उसकी बात सुनकर मून हैरान रह गई। भला कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ भी हो सकती है? उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने निशा की तरफ देखते हुए पूछा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे, तुम ये आउटफिट पहनोगी या नहीं? निशा तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं स्टेज पर जाऊं, रैंप वॉक करूं, तो तुम्हें मुझे कोई और आउटफिट देना होगा जो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। मैं ऐसा आउटफिट नहीं पहनूंगी।
ये बोलते हुए उसने मून के हाथों में पकड़ा हुआ ब्लैक कलर का आउटफिट देखा जिसकी स्लीव्स थोड़ी बड़ी थी और वो ड्रेस घुटनों से नीचे की तरफ आती थी, लेकिन उसमें मॉडल का पेट थोड़ा थोड़ा नजर आने वाला था क्योंकि पेट की तरफ से उसमें कट लगाया गया था जो उस ड्रेस को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट बनाता था। मून व्यंग्य से हंसी और बोली, 1 करोड़ रुपए। निशा हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मून थोड़े एटीट्यूड से बोली, मुझे लगता है शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर तुम लास्ट टाइम पर बैकआउट करती हो तो तुम्हें मेरी कंपनी को 1 करोड़ रुपए देने होंगे। अब 1 करोड़ रुपए का चेक तैयार रखना, क्योंकि अब तुम बेशक से मेरे सामने गिड़गिड़ा लो लेकिन मैं तुम्हें आउटफिट पहनने नहीं दूंगी। निशा चौंक पर बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मून मुस्कुराए और बोली, मून सिंघानिया कुछ भी कर सकती है। निशा व्यंग्य से बोली, ओह तो ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर अखंड सिंघानिया की बीवी होने का एटीट्यूड बोल रहा है। मून मुस्कुराए और बोली, हाँ बोल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? पति मेरा जलन तुम्हें क्यों हो रही है? निशा गुस्से से बोली, माइंड योर लैंग्वेज। मून भी तुरंत बोली, तो तुम भी अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सुधार कर रखो। एटीट्यूड तो मून अग्रवाल में भी बहुत था। मून अखंड सिंघानिया बनकर तो मेरे एटीट्यूड का लेवल इंक्रीज होना ही था। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही दिलकश एक्सप्रेशंस थे। सामने खड़ा अखंड उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो निशा को मून के साथ बदतमीजी करते हुए देख आगे आने वाला था, लेकिन जब उसने मून का रिप्लाई सुना तो उसे यकीन हो चला था कि उसकी चांद उसके जाने के बाद भी दुनिया से लड़ सकती है। निशा व्यंग्य से बोली, मैं तो चलो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूंगी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम लास्ट टाइम पर मॉडल कहाँ से ढूंढ कर लेकर आओगी? जहाँ तक मुझे पता है अब तक तो सारी मॉडल ऑक्यूपाइड हो चुकी होगी, तुम्हें कोई ढंग की मॉडल तो मिलने नहीं वाली। हाँ, बी ग्रेड मॉडल जरूर मिल सकती है तुम्हें। मून मुस्कुराए और बोली, मेरे बारे में मत सोचो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अपना सोचो, मुझे 1 करोड़ रुपए कहाँ से दोगी, वो भी इस इवेंट के खत्म होने से पहले पहले। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। ये बोलते हुए उसने और भी ज्यादा गुस्से से निशा की तरफ देखा। निशा तुरंत बोली, बहुत एटीट्यूड है ना तुम्हारे अंदर मून अखंड सिंघानिया, लेकिन देखना आज कैसे तुम मुंह के बल गिरोगी। जब तुम्हें कोई मॉडल नहीं मिलेगी ना तो तुम गिड़गिड़ाती हुई मेरे सामने ही आओगी और तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि निशा मित्तल क्या चीज है। जस्ट वेट एंड वॉच कैसे तुम्हारी धज्जियां उड़ती है स्टेज पर। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और मून बस उसे जाते देख हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा था वो सबकी सोच से परे था। अखंड भी मून की बातों से हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मून के दिमाग में चल कर रहा है। वो मून की तरफ जाता उससे पहले ही ध्रुविका एक बार फिर से वहां पर आए और बोली, सर एक बार फिर से आपकी जरूरत पड़ गई है। अखंड ने अपना सर हाँ में हिलाया और ध्रुविका के साथ दूसरी तरफ आ गया, जहां वो अपनी मॉडल के साथ में बिजी हो गया। कुछ देर बाद इवेंट में सब लोग पहुंच चुके थे और अब स्टेज पर मॉडल को भेजने की तैयारी भी हो चुकी थी। एक एक कर सभी लोग अपनी मॉडल को स्टेज पर भेज रहे थे, जो रैंप वॉक कर रही थी और आखिर में अखंड और मून की मॉडल जाने वाली थी। 9th नंबर पर अखंड की मॉडल को वहां पर भेजा गया जिसका नाम दृष्टि था और वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं था कि अखंड मून को जबरदस्ती जिताना चाहता था तो उसने अपनी मॉडल को यूं ही भेज दिया था। उसने अपना बेस्ट दिया था लेकिन मून से थोड़ा कम। वो अपनी मॉडल के साथ आगे की तरफ आ चुका था जहां उसकी मॉडल स्टेज पर खड़ी थी और अब सबको मून की मॉडल का इंतजार था। तभी होस्ट ने अनाउंस किया, नाउ प्लीज एवरीवन हैव ए राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मून सिंघानिया फ्रॉम कपूर फैशन हाउस। ये बोलते हुए उसकी खुद की नजरें सामने स्टेज की तरफ थी जहां पर मून की मॉडल आने वाली थी, लेकिन मून की मॉडल आई ही नहीं। अखंड का दिल धक धक सा करने लगा। उसे टेंशन होने लगी थी। पहले उसे लग रहा था कि मून सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसके अंदर एक डर सा पैदा हो गया था कि कहीं सबके सामने मून का नाम खराब ना हो जाए। तभी अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई जब मून की मॉडल की जगह खुद मून उस आउटफिट को पहनकर आई जो उसने अपनी मॉडल के लिए रेडी किया था। ब्लैक कलर का आउटफिट जिसकी स्लीव्स नेट वाली थी और घुटनों से नीचे थोड़ा फ्लेयर डिजाइन किया गया था। चेहरे पर न्यूड मेकअप और ब्लैक हील्स। मून इस वक्त सच में कयामत ढा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा जमीन पर उतर आए हो। अखंड का चांद आज सच में चांद की तरह चमक रहा था और सामने बैठे सभी लोग बस अपने दिल को संभाल कर अपनी जगह पर बैठे ही रह गए। हर किसी की नजरें मून पर टिकी थी और उसकी खूबसूरती से हर कोई घायल हो रहा था। सामने बैठे जज भी मून की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने पेन की साइड में रख दिया था क्योंकि अब विनर क्लियर कट उनके सामने था। मून की अदा, उसका वो अपने चेहरे को सामने की तरफ प्रेजेंट करना, अपने हाथों को अपनी कमर पर रखना और हल्का सा मुस्कुराना हर किसी का दिल लूट रहा था।
अखंड ने भी अपने सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसका दिल जैसे बाहर निकलने को उछल रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी चांद। मून ने सामने की तरफ आकर खुद को हल्का सा घुमाया और फिर एक बार फिर से मीडिया वालों को पोंछ देने लगी। वहीं सामने खड़ी रिद्धि का चेहरा गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि उसने ही निशा को आखिरी वक्त पर बैकअप करने के लिए कहा था, ताकि सबके सामने मून पूरी तरह से जलील हो जाए। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्लान इस तरह से बैकफायर करेगा। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। मून मीडिया वालों को पोंछ देने के बाद पीछे की तरफ आए और फिर बाकी सारी मॉडल के साथ उसने अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाई। सभी मॉडल का चेहरा उतर चुका था, क्योंकि सब लोग समझ चुके थे कि इस इवेंट का विनर कौन होगा। मून की ड्रेस ही इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसका विनर होना फाइनल था, लेकिन खुद मून ने वो ड्रेस पहनकर 4 चांद लगा दिए थे। मीडिया वालों को पोंछ देने के बाद सभी मॉडल एक एक कर वापस पीछे की तरफ चली गई और मून भी उनके साथ ही बैक स्टेज पर आई। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि का फोन बजने लगा, तो वो भी बैक स्टेज पर आई। मून अब जल्द से जल्द अखंड के पास जाना चाहती थी, इसीलिए वो दूसरी तरफ आ गई। तभी उसके कानों में रिद्धि की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। एपिसोड 80 पर मैंने पूरा खेल बदल दिया, मुंबई। जैसे ही मून ने रिद्धि की बात सुनी, उसके होश उड़ गए। उसे लग रहा था कि जो लड़की उनके साथ रह रही है वो सिद्धि है, लेकिन वो सिद्ध नहीं बल्कि रिद्धि है। ये जानकर ही उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और ऊपर से उसने जो रिद्धि के मुंह से सुना, उसे सुनकर तो उसका दिल दहल गया था। वही रिद्धि ने फोन डिस्कनेक्ट किया और तुरंत वहां से बाहर की तरफ बढ़ गई। पहले तो वो मून को मजा चखाना चाहती थी, लेकिन अब उसने फोन पर जो सुना उसके बाद वो वहां पर और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो तुरंत बाहर की तरफ आए और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। वही मून, जिसके हाथ पैर फूल रहे थे, उसने रिद्धि के मुंह से जो सुना, उसे सुनकर उसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो भी तुरंत रिद्धि का पीछा करते हुए बाहर की तरफ आए। वही अखंड, जो मून को ढूंढ रहा था, उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उसे दूर दूर तक मून कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो उसके रूम में आया जहां पर मून की मॉडल और वो तैयार होने वाली थी, लेकिन वहां पर भी मून नहीं थी। उसने तुरंत चारू से पूछा, तुमने मून को कहीं देखा क्या? चारू ने तुरंत अपना सरना में हिलाया और बोली, नहीं सर, मुझे खुद उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी रिजल्ट अनाउंस होने वाला है और ऐसे में उनका स्टेज पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। अखंड ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, वो इस तरह से इवेंट छोड़कर तो नहीं जाएगी, लेकिन आखिर वो गई तो गई कहाँ पर? ये सोच उसे परेशान कर रही थी। हालांकि उसके हिसाब से उसने आहिल को ठिकाने लगा दिया था, इसलिए उसे आहिल की ज्यादा फिक्र नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि रिद्धि कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। वो उन लोगों से छिप रही है। ऐसा नहीं था कि वो उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसने अपने पूरे सोर्सेस लगाए हुए थे रिद्धि को ढूंढने में, लेकिन रिद्धि को ढूंढ पाना उसके लिए पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था। वो पॉसिबल होता भी कैसे, क्योंकि रिद्धि तो खुद सिंघानिया मेंशन आकर रहने लगी थी। उसने सिद्धि को किडनैप करवा लिया था और ऐसी जगह पर रखा था जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं पहुंच सकता था। वहीं दूसरी तरफ मून की गाड़ी रिद्धि की गाड़ी का पीछा कर रही थी। वो बस जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहती थी जहां पर रिद्धि जा रही थी, और कुछ ही देर बाद रिद्धि की गाड़ी एक खंडहर जैसी जगह पर जाकर रुकी। मून ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोल दिया था। अगर वो लोग आगे की तरफ जाते तो रिद्धि को पता चल जाता और मून ऐसा रिस्क नहीं ले सकती थी। वो इस वक्त इतनी ज्यादा टेंशन, इतनी ज्यादा स्ट्रेस में थी कि उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि उसे अखंड को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वही अखंड ने अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। वो तुरंत अपने फोन से मून की लोकेशन पता लगाने लगा और उसकी लोकेशन वेन्यू से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर देखकर उसके होश उड़ गए। उसे पता ही नहीं चला मून कब वेन्यू से बाहर निकल गई। उसके हाथ पैर अब ढीले होने लगे थे। वो खुद से बोला, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? चांद ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? नहीं, वो मुझे बताए बिना तो कहीं नहीं जाएगी। कहीं उसके साथ कुछ, ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गया। उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी और उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। वो तुरंत बाहर की तरफ आया और अपनी गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन के लिए निकल गया जो फिलहाल मून की लोकेशन शो हो रही थी। वही रिद्धि उस खंडर जैसी जगह पर आई तो अचानक ही वहां पर तालियां बजने लगी, जो कोई और नहीं बल्कि आहिल बजा रहा था। आहिल को वहां पर देखकर रिद्धि को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसके आदमी ने बता दिया था कि आहिल वहां पर पहुंच चुका है। इसीलिए रिद्धि जल्दबाजी में वहां पर आई थी। वो आहिल की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ पर?
आहिल मुस्कुराया और बोला, मुझे तो लगा मुझे यहाँ पर देखकर तुम्हें सदमा लगेगा, लेकिन तुम्हें तो रत्ती भर फर्क भी नहीं पड़ा। रिद्धि शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, वो तो मुझे पता ही था, तुम जेल में बंद रहने वालों में से तो नहीं हो। बहुत जल्दी तुम जेल से बाहर निकलोगे, लेकिन बाहर निकलते ही सीधा मेरे पास आओगे। इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे तो लगा पहले अपने दुश्मन को खत्म करोगे। आहिल हंसा और बोला, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कच्चा खिलाड़ी हूं जिसने पूरे 4 सालों से उस अखंड सिंघानिया को घुमा रखा है? वो कच्चा खिलाड़ी तो नहीं होगा। तारांकन। रिद्धि उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। इतना तो वो समझ चुकी थी कि जरूर आहिल के दिमाग में कुछ तो खतरनाक चल रहा है, लेकिन क्या, ये वो समझ नहीं पा रही थी। वो तुरंत बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? आहिल मुस्कुराया और बोला, तुम्हें एक जादू दिखाऊं। आहिल की बात सुनकर रिद्धि के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वहीं आहिल मुस्कुराते हुए बोला, बहुत शातिर समझती हो ना तुम खुद को। चलो आज तुम्हें तुम्हारी बेवकूफ़ी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये बोलकर उसने चुटकी बजाई और उसे सामने की तरफ देखने का इशारा किया, तो 2 आदमी सामने की तरफ से अंदर आ रहे थे और उन दोनों के हाथों में मून का एक हाथ था। वो उसे जबरदस्ती खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर आ रहे थे। मून को देखकर रिद्धि हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, ये यहाँ पर? आहिल मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम्हारा पीछा कर रही थी। मैंने सोचा बेचारी खुद तो पता नहीं कब अंदर आएगी, मैं ही इसे अंदर ले आऊं। ये बोलते हुए उसकी नज़रें अब मून पर गहरी हो चुकी थी। मून, उसका वो मकसद जिसके लिए उसने पिछले 4 साल में न जाने क्या कुछ नहीं किया था, इतनी आसानी से भला वो उसे कैसे छोड़ सकता था? रिद्धि तिरछी मुस्कुराहट के साथ मून के पास आए और बोली, वैसे तो मुझे तुम पर गुस्सा करना चाहिए, लेकिन मुझे तुम पर गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा। एक न एक दिन तो ये खेल खत्म होना ही था, क्यों ना आज ही हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आए हो तो यहाँ से बचकर जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना इस दुनिया में कोई किसी से नफरत नहीं करता होगा जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ। उसकी बात सुनकर मून व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारी नफरत को भी, पर शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम जो खुद को खिलाड़ी समझ रही हो, वो खुद सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है। उसकी बात सुनकर रिद्धि ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। अगले ही पल मून की नजरें आहिल पर उठ गई। आहिल मुस्कुराया और बोला, बेशक से अब जितने मर्जी राज खोल दो, जितना मर्जी पर्दा उठा दो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि होगा वही जो मैं चाहता हूँ। आहिल कपूर हारने वालों में से नहीं है। उस दिन उस अखंड सिंघानिया ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आज तुम दोनों का वही होगा जो मैं चाहता हूँ। ये रिद्धि मरेगी और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। शाइन हमेशा के लिए सिर्फ मेरी। उसकी बात सुनकर रिद्धि तुरंत आहिल की तरफ देखते हुए बोली, फालतू बकवास मत करो, खबरदार अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो। अभी वो बोल ही रही थी कि आहिल ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने तुरंत रिद्धि को जाकर उसके दोनों हाथों से पकड़ लिया। रिद्धि और भी ज्यादा हैरान हुई। उसे नहीं अंदाजा था इस बात का कि आहिल उसके साथ ऐसा वैसा कुछ करेगा। उसे तो लगा अखंड और मून से बदला लेने में आहिल उसकी हेल्प करेगा। हालांकि वो जानती थी आहिल मून से प्यार करता है, लेकिन अब तो उसका प्यार खत्म हो जाना चाहिए था। मून ने उसे छोड़कर अखंड को एक्सेप्ट कर लिया तो अब तो उसे मून से नफरत हो जानी चाहिए थी। वो गुस्से से बोली, तुम इस लड़की के लिए मेरे साथ इस तरह की हरकत कर रहे हो, इसके लिए तुम मेरे साथ दुश्मनी ले रहे हो। ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी आहिल कपूर। तुम सोच नहीं सकते मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं साहिल के लिए इतनी पागल हूँ कि मैं अपनी बहन को जला सकती हूँ, तो अपना बदला पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आहिल उसकी बात सुनकर हंसने लगा। तभी मून आगे की तरफ आए और बोली, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है रिद्धि और तुम बन रही हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अपनी ही बहन को एक ऐसी बात पर जिंदा जलाने की कोशिश कर सकती हो जो बात कहीं से सच थी ही नहीं। आहिल और साहिल दोनों ने मिलकर तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुम बेवकूफ़ बन गई। तुमने अपने ही भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, बिना ये सोचे कि जिन लोगों के कहने पर तुम अपने भाई से नफरत कर रही हो वो लोग सच भी बोल रहे हैं नहीं। उसकी बात सुनकर रिद्धि गुस्से से बोली, कहना क्या चाहती हो तुम? उसका सवाल सुनकर मून कुछ बोलती उससे पहले ही आहिल बोला, मेरी शाइन पर गुस्सा मत करो। तुम्हें जो जानना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर माजरा है क्या। कैसे तुम जिस खेल में खुद को खिलाड़ी समझ रही हो, तुम उसे खेल की खिलाड़ी हो ही नहीं। तुम तो बस एक मोहरा हो जिसे अभी कुछ ही पलों में मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर रिद्धि चौंक गई। अब उसका दिमाग घूमने लगा था।
आहिल रिद्धि के सामने आकर खड़ा हुआ जहां उसके आदमी रिद्धि को रस्सी से बांध रहे थे। मून को अभी भी सामने की तरफ खड़ा किया हुआ था, लेकिन उसे रस्सी से नहीं बांधा गया था और न ही उससे ज्यादा आदमियों ने घेर रखा था। बस 2 आदमी उसके पास खड़े थे। आहिल रिद्धि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि साहिल ने तुम्हें छोड़कर मून का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रिद्धि सिंघानिया। मून तो साहिल से नफरत करती थी, बेहिसाब नफरत, क्योंकि साहिल का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा था। हालांकि मुझे उसके कैरेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके कैरेक्टर से मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मून को उससे नफरत हुई और तुम्हें उससे प्यार। पर मैंने पूरा खेल बदल दिया। मैंने तुम्हारे सामने शो किया कि मून को साहिल से प्यार है और उस प्यार के बदले तुम्हें हुई नफरत। पर साहिल से नहीं, मून से, और वो भी ऐसी नफरत जिसमें तुमने अपना ही सब कुछ जला दिया। ये बोलकर वो शैतानों की तरह हंसने लगा और रिद्धि के चेहरे का रंग उड़ गया।